गुड इवनिंग फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है सभी का आज की क्लास में सीआईबी के सेशन में। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एबीएम यानी कि एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट के बारे में। सो एबीएम का एग्जाम पहला पेपर है हमारा सीआईबी का और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें बहुत से चेंजेस किए गए थे मॉड्यूल ए को लेकर के और मॉड्यूल डी को लेकर के स्पेसिफिकली। तो अगर आप भी इन टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियोस को गो थ्रू करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली आप हमारे चैनल के ऊपर कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं हूं आशीष जैन और मैं आपके लिए डेली बेसिस पर जेआरबी सीआरबी प्रमोशंस की वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आती हैं किसी भी टाइम पर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और साथ में ध्यान रखिएगा कि बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तब सब्सक्राइब करने का बेनिफिट तभी है अगर आपने बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक किया होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन सेंड होगी। चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं एबीएम के मॉड्यूल ए के बारे में। एंड पहला जो टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बारे में। देखिए, कोरिलेशन का मतलब होता है कि दो दो वेरिएबल हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट डज अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ जीरो इंडिकेट। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है इसको सिग्निफाई करते हैं हम आर के साथ, स्मॉल आर के साथ। और इसकी वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम -1 to 1। तो वैल्यू -1 to 1 वेरी करती है और ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। दिस इज नॉट अ डिस्क्रीट वेरिएबल, इट्स हैविंग अ कंटिन्यूस वैल्यू, यानी कि 0.1 भी हो सकती है, 0.13 भी हो सकती है। और कौन सी ये चीज को नोटिफाई करता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, या फिर कोई भी कोरिलेशन है ही नहीं है, या स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर लिखते हुए आंसर मार्क कर दीजिए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि कोरिलेशन के बारे में, तो एक वेरिएबल अगर दूसरे वेरिएबल से काफी ज्यादा रिलेटेड होता है एक अच्छे मैनर में, यानी कि अगर ए वेरिएबल एंड बी वेरिएबल दो है और ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और बी की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है सेम टाइम पर, तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। ठीक है, तो उसके कहेंगे पॉजिटिवली कोरिलेटेड कहेंगे। और अगर ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और बी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसको हम कहेंगे नेगेटिवली कोरिलेटेड। और अगर ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये रिलेटेड है ही नहीं है। इनमें अगर इनवर्स रिलेशनशिप तो है, एक तो चीज वो होगी। एक हो गया कि किसी मैनर में रिलेटेड नहीं है, दोनों की वैल्यू आपस में कोई भी किसी भी तरह का रिलेशन दर्शा नहीं रही है, तो वो हो गया अनरिलेटेड। तो जब भी पॉजिटिव कोरिलेशन होता है एंड परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा तो वैल्यू आर की होगी 1 के इक्वल। और जब भी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा आर की वैल्यू होगी -1 के इक्वल। और जब भी कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो आर की वैल्यू होगी 0 के इक्वल। तो यहां पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट वैल्यू है 0। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी जो होगा, यानी कि कोई भी कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, दैट वुड बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी जो है दैट वुड बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड। आई होप आपको ये बेसिक पॉइंट थोड़ा सा यहां पर क्लियर हो गया होगा। इसको हम ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं, ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। मैं आपको एक चीज यहां पर ग्राफ के थ्रू समझाता हूं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो ये ग्राफ देखिएगा, जस्ट लुक एट ग्राफ ओवर हियर। यहां पर देखिए जहां पर स्कैटर डायग्राम जो पर्टिकुलर डिफरेंट पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए हैं एंड ये सारे के सारे वैल्यू है, कहीं भी कोई परफेक्ट रिलेशनशिप या कोई नेगेटिव रिलेशनशिप नजर नहीं आ रहा। तो यहां पर आर की वैल्यू हम 0 मान के चलते हैं। जब ये वैल्यू सिर्फ इंक्रीज हो रही है, यानी कि ग्राफ्स जो है वो इंक्रीज की तरफ है, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया, यानी कि आर की वैल्यू हम मान लेते हैं इक्वल टू 1 है। और यहां पर नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू -1 हो जाएगा, यानी कि स्लोप नेगेटिव है, राइट। इन जनरल हम देखिए इन सभी पॉइंट्स को अगर जोड़ना तो इकट्ठा नहीं जोड़ सकते, तो इनको कर्वीलिनियर, ये जो ग्राफ बनते हैं ना, ये कर्वीलिनियर नेचर के होते हैं। दीज आर नेवर लीनियर इन नेचर, राइट। और एक मॉडल हमारे पास होता है, उसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको गो थ्रू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स इंडिकेट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप। कौन सा कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि आर की वैल्यूज आपको दी गई हैं, कौन सा कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप को बताता है, समझाता है? जल्दी उसके बारे में आंसर करना है। और आपको एक चीज बता दूं कि फुल कोर्स अवेलेबल है और इसके पहले फुल कोर्स की वीडियोस भी अवेलेबल है, यानी कि एबीएम की फुल कोर्स वीडियोस, केस स्टडी वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट, सब चीजें अवेलेबल है। जाना कहां पे है? सिंपली विजिट करना है IIBF.info।
और साथ में स्लैश डालना है और लिखना है CAIIB, बस यहां पर आ जाइए और आपको सब चीजें यहां पर मिल जाएंगी। और इवन साइन अप के ऊपर आपको सभी सब्जेक्ट्स की, पूरे 9 के 9 सब्जेक्ट्स की कंप्लीट फ्री पीडीएफ भी मिल जाएंगी, राइट। तो चलो जल्दी से आंसर कर दो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। देखो जब भी ऐसा हो ना कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पॉजिटिव रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखोगे, जो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है वो है आपके पास ये वाली वैल्यू, तो यही आपका आंसर कहलाएगा। तो हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप यहां पर बन जाएगा वो बन जाएगा -0.85, क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा कि पॉजिटिव स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है या नेगेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, तो उन्होंने तो सिंपली स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, 0.85 वाली है, तो दैट विल बी अवर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज 0.9, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन देम। देखो सिंपल सी बात है, 0.9 इज वेरी मच क्लोजर टू 1 +1, यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशनशिप होगा, वहां पर एग्जिस्ट करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप वाला ऑप्शन देखो, ये वाला ऑप्शन बी जो रहेगा दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, देखो जो पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है उसके केस में आप कर्वीलिनियर नेचर के जो रिलेशनशिप होते हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि ग्राफ में कर्वीलिनियर ही डिटेक्ट होगा, बताया जाएगा, लेकिन वो उस मॉडल से कवर नहीं कर सकते, तो दैट्स अ मेजर थिंग, तो ये कवर नहीं कर पाओगे। रेंज -1 to 1 है, बिल्कुल सही है। लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करता है, बिल्कुल सही है। सिमेट्रिक होता है, वो भी सही है, ठीक है। तो बाकी सब चीजें करेक्ट है, लेकिन ये कर्वीलिनियर को फाइंड आउट नहीं कर सकता, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है दैट्स नॉट मेंशन टू बी करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो आंसर रहेगा दैट्स द ऑप्शन सी। आई वांट कि आप सभी पार्टिसिपेट जरूर करें, साथ के साथ क्वेश्चंस के रिप्लाई जरूर करें, तभी आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कंसेप्ट्स को। सो काइंडली डू द नीडफुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहता हूं कि आर से रिलेटेड यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है। देखो आर की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, -1 to 1 वेरी करती है, लेकिन जो ये पर्टिकुलर वैल्यू होती है दिस इज कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि जो दो वेरिएबल्स की बात करें हम एक्स एंड वाई, वो उनका कोवेरियंस डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेम, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, उसको कैलकुलेट करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपको कोवेरियंस के फॉर्मूला की बात बताऊं, यानी कि इसके न्यूमरेटर के फॉर्मूला की बात बताऊं, तो वो आपका होता है 1/n, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है उनके बारे में, एंड समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार। एक्स बार इज एक्चुअली द मीन ऑफ x, यानी कि जो x वेरिएबल की आपके पास टर्म्स की उनका मीन, और इसी तरह से y माइनस वाई बार, यानी कि जो y वाली टर्म्स है उनका मीन, ठीक है। तो ये आपका कोवेरियंस का फॉर्मूला है। और इसी तरह से अगर हम सिग्मा x की बात करें, यानी कि डिनोमिनेटर में से सिग्मा x यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n एंड अंडर रूट ऑफ द सेम। इसी तरह से सिग्मा ऑफ y की वैल्यू जो रहेगी दैट इज y माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n एंड अंडर रूट ऑफ द सेम, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज हैं एंड ये सभी आंसर्स आपके पास रहने वाले हैं। आपको ये वाला फॉर्मूला मेजरली याद रखना है। ये भी आप जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीजें भी याद हो जाएंगी, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपको मेजरली याद रखना पड़ेगा। और एक फॉर्मूला और है, देखने में थोड़ा सा आपको लग सकता है डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज एंड आपको डेफिनेटली वो याद रखना ही पड़ेगा। दैट्स अ फॉर्मूला ऑफ आर, ठीक है। उसको क्रैम करना पड़ेगा। मैं देखिए क्रैम वर्ड का इस्तेमाल बहुत कम करता हूं, लेकिन जहां पर करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। और अगर आप क्रैम करते हैं तो ये चीज आपको 5 मार्क्स लेकर दे सकती है सीधे तौर पर। सो ये फॉर्मूला है समेशन n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n इंटू, और फिर ये आपके पास नहीं जो नीचे वाली टर्म है पूरी पूरी अंडर रूट में एक्चुअल में, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर समेशन माइनस फुल स्क्वायर ऑफ सिग्मा एक्स, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये टर्म होगी वाई के लिए, यानी कि ये हमारे पास अंडर रूट की टर्म हो जाएगी ये वाली, एंड इसी तरह से वाई वाली टर्म बनेगी यानी कि n एंड वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई एंड इसका स्क्वायर, राइट। इस तरह से ये टर्म हो जाएगी और ये आपके पास r का फॉर्मूला है, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर r की वैल्यू -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, अगर r की वैल्यू +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और अगर r की वैल्यू 0 के इक्वल है तो नो रिलेशनशिप, राइट। तो इसके बेस पर हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को एंड फर्दर आप पता लगा सकते हैं अपने वैल्यूज के बारे में। अब
ये हो गया कोरिलेशन, यानी कि आपको पता लग गया कि क्या क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ये तो कोरिलेशन हो गया। इसके अगला टॉपिक जो होता है ना वो होता है रिग्रेशन का। अगर आप इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल की वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको वो वीडियो कल की डेट में प्रोवाइड करवा दूंगा। काइंडली प्लीज डू लेट मी नो। तो मैं आपको, आप यस लिख करके कमेंट कर दीजिए, मैं आपको न्यूमेरिकल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, कोरिलेशन का भी और रिग्रेशन का भी। देखो रिग्रेशन होता है जब वी वांट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यू, वी वांट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यू, इट्स जस्ट काइंड ऑफ द सेंस। ये ग्राफ के वे में समझो, ये ग्राफ के वे में समझो, यहां पर डिफरेंट प्लॉट्स हैं एंड मैंने इन वैल्यूज को पूरा पता कर लिया, ये वैल्यूज मेरे पास पता लग गई हैं। तो ये लीनियर रिलेशनशिप है एंड यहां पर मुझे स्लोप ऑफ द लाइन पता लग गई एंड मुझे इंटरसेप्ट भी पता लग गया। ये डिफरेंट इंटरसेप्ट भी पता लग गया। इंटरसेप्ट होता है कि ये अगर स्लोप को मैं पीछे लेके जाऊंगा तो ये वाई एक्सिस पर कौन से पॉइंट के ऊपर कट करेगी, उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं, राइट। उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। तो जब मुझे ये दो चीजें पता लग जाती है ना, तो मैं फ्यूचर की वैल्यू आगे आने वाली क्या हो सकती है उसके बारे में भी पता कर सकता हूं एंड उसी को हम रिग्रेशन टेक्निक कहते हैं। वी से इट टू बी द रिग्रेशन टेक्निक। तो रिग्रेशन टेक्निक के केस में आपके पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक तो होता है ए वेरिएबल, दूसरा होता है बी। ठीक है, वेरिएबल नहीं होता, बेसिकली आपके पास दो कांस्टेंट्स होते हैं, ए एंड बी, दो कांस्टेंट्स होते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने आपको सिग्मा एक्स बताया था ना, अभी मैंने आपको सिग्मा एक्स की वैल्यूज बताई थी, सिग्मा एक्स के बारे में वैल्यू बताई थी, यानी कि एक्स माइनस एक्स जो बाहर होता था उसका स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय एन कर दिया एंड अंडर रूट कर दिया, ये वैल्यू थी। एंड इसी तरह से आपको समेशन ऑफ सिग्मा ऑफ वाई, यानी कि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू बताई थी, वाई माइनस वाई बार स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ द सेम, ये वैल्यूज आपको भी बताई थी मैंने, ठीक है। तो सेम वे में आप क्या करेंगे, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू लिख लेंगे। तो आपके पास दो पॉइंट होते हैं, एक होता है बी होता है, बी जो पॉइंट होता है यहां पर दैट इज एक्चुअली स्लोप ऑफ लाइन, दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन। यानी कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, सिंपल वे में समझने की कोशिश करो, किस ग्राफ में जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है उसकी अगर स्लोप की बात करें तो उसको बी से डिफाइन करते हैं। एंड इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, इट्स एक्चुअली इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, जो भी एक्स वाई है उसका कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। ये आपकी स्लोप ऑफ लाइन है। एंड आपकी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसमें से b क्या है, b इज द स्लोप ऑफ लाइन एंड जो a है दिस इज अ y इंटरसेप्ट, दिस इज अ इंटरसेप्ट पॉइंट। ठीक है, यानी कि ये y एक्सिस को कौन से पॉइंट के ऊपर कट करेगा, वो आपका a है। ठीक है, तो a की जो b की जो वैल्यू होती है वो मैंने आपको बता दी, ये b की वैल्यू है। अब यहां पर ये फॉर्मूला याद रखने वाला है, थ्योरेटिकल पॉइंट तो कवर हो ही जाएगा लेकिन आपको न्यूमेरिकल पॉइंट से पता होना चाहिए कि जब रिग्रेशन की बात करोगे तो आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास बेसिकली क्या होगा, लेट से आपको x वेरिएबल की वैल्यू दे दी, वो कहेगा कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू इतनी है, b की इतनी है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करो उस हिसाब से। तो b की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है वो आपको बता दिया फॉर्मूला। a की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है, दैट इज आल्सो फॉर्मूला, दैट इज y बार माइनस बी एक्स बार। कल की वीडियो बिल्कुल मिस ना करना, कल हम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल को कवर करेंगे, ठीक है। कल की वीडियो में कवर कर लेंगे, आज मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट इसका करवा दिया। चलो, ये हो गया आपके पास फॉर्मुलाज हो गए जो रिग्रेशन से रिलेटेड हो गए, ठीक है। ये चीजों को हमने कवर कर लिया, बाकी सब चीजें हम इससे रिलेटेड कल की वीडियो में कवर करेंगे। रिग्रेशन के ऊपर एक छोटा सा आपके पास यहाँ पर पर्टिकुलर है क्वेश्चन है, उसको कवर कर लेते हैं। इट सेज इन अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन। तो स्लोप क्या थी आपके पास, फॉर्मूला था y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसमें जो b थी दैट इज अ स्लोप ऑफ लाइन, दैट इज अ स्लोप ऑफ लाइन, राइट। तो जो आपके पास पर्टिकुलर यहां पर कॉफिशिएंट है, x का जो कॉफिशिएंट है, बेसिकली कॉफिशिएंट है ना, तो x का जो कॉफिशिएंट है दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन, यही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा यहां पर इस सिनेरियो में दैट विल बी द राइट आंसर, वो हमारा आंसर कहलाएगा। ओके, अच्छा, एबीएम के केस में ना मॉड्यूल ए एंड बी के केस में भी काफी डिफरेंसेस आए हैं। मॉड्यूल ए एंड बी की अगर बात करें तो उसमें भी काफी डिफरेंसेस आए हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम कवर कर लेते हैं। लेट्स कवर दोज पर्टिकुलर क्वेश्चन, उनको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो वो भी काफी ज्यादा वर्थ वाइल है कि अगर हम उनको गो थ्रू करें। सो लेट्स हैव अ लुक एट दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चंस को कवर कर देते हैं। काइंडली प्लीज वेट फॉर अ मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर फाइल में इश्यूज थे, मैं उनको कवर कर लेता हूँ सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। काइंडली जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं जल्दी से जो भी इश्यूज है उनको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, जल्दी से देखिए कि आपको सीआईबी के केस में कौन सा क्वेश्चन, सीआईबी के केस में कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। सीआईबी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, जल्दी से इन द मीन टाइम आप आंसर कर सकते हैं, ताकि हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको ज्यादा बेटर वे में बता पाएंगे। ओके, जल्दी से आंसर कीजिएगा। लेट्स look at the questions again. So question number 1 related to the first chapter, here it is. It says which of the following represents the correct sequence of the phases of statistical analysis of data? तो क्या यहाँ पर करेक्ट सिस्टम है? तो वैभव जी ने आंसर किया है कि बीएफएम, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। आई से कि बीएफएम इज द इजियर वन। आपको सिर्फ दो चीजें करनी है। सभी बीएफएम कह रहे हैं, राइट? अभी तक हमारी क्लासेस बीएफएम की चल रही थी, लेकिन वहां पर तो रश बहुत कम था। एबीएम में तो फिर भी हमें देखने को मिल रहे हैं पर्सन्स। ओके, चलो बीएफएम की क्लासेस आपकी दोबारा से स्टार्ट करते हैं। फिर आपके पास देखिए स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस के रिलेटेड जो होते हैं ना, 4 फेजेस होते हैं। एंड ये 4 फेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप क्या करोगे? डाटा को कलेक्ट करोगे, क्लासीफाई करोगे। सबसे पहले तो हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, तो ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करोगे? डाटा को क्लासीफाई कर देंगे ना, डाटा को क्लासीफाई कर देंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा? डाटा को एनालाइज करेंगे। फोर्थ स्टेप होगा कि आप उसको इंटरप्रेट करोगे। फोर्थ स्टेप होगा कि आप उसको इंटरप्रेट करोगे, राइट? तो ये सही सीक्वेंस होने वाला है जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा की बात करते हैं, राइट? तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट, देन फोर्थ, फिर थर्ड एंड फिर सेकेंड, राइट? तो अकॉर्डिंगली यहां पर देखें, जो ऑप्शन बी है दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इट सेज statistics have extensive application in clinical research and medical field। क्या इनकी क्लिनिकल रिसर्च एंड मेडिकल फील्ड में इनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है? तो बिल्कुल पड़ती है। आप क्लिनिकल रिसर्च में देखो, अब जब जैसे कोरोना भी था, तो कोरोना की मेडिसिन की टेस्टिंग थी, ये तो ना था कि 5-10 करोड़ के ऊपर टेस्ट करेंगे। तो इन्होंने एक स्टेटिस्टिकल स्पेस क्रिएट करी जिसमें अलग अलग तरह के अलग अलग एज के पर्सन थे, उनके ऊपर टेस्टिंग करा, तो वो स्टेटिस्टिक्स ही है। तो क्लिनिकल रिसर्च में, मेडिकल फील्ड में डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो बिल्कुल इट्स ट्रू। थर्ड पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है? अच्छा, स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन पता कहां पर होता है? स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो पर्टिकुलरली डेफिनेट फॉर्म में होता है एंड काफी सिंप्लीफाई कर देता है प्रॉब्लम को, एंड काइंड ऑफ हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? एंड ये दो या उससे ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में एक हमें रिलेशनशिप के बारे में बताता है। एंड ये इसकी मदद से हम पॉलिसीज को बना सकते हैं और इसकी मदद से हम आगे आने वाली चीजों को फोरकास्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स जो है वो डेफिनेट फॉर्म को एग्जिस्ट करता है, वो भी सही है। सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स डाटा को, ये भी सही है। ये हमें एक टेक्निक प्रोवाइड करता है कंपैरिजन की, ये भी सही है। यानी कि तीनों ही चीजें यहां पर ये वाली करेक्ट है। तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी जो है यहां पर रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट्स द राइट आंसर। देखिए, आई वांट कि आप सभी पार्टिसिपेट जरूर करें, क्वेश्चंस का आंसर जरूर करें। और अगर आपको अभी तक का वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो काइंडली उसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, राइट? आवर टारगेट इज एटलीस्ट 30 लाइक्स फॉर दिस वीडियो। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहां पर इट सेज फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन एंड ग्रेटर देन टाइप। देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? जैसे आपके पास ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 है, और ये फ्रीक्वेंसी है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो एक आ रहा है ना डाटा में, वो 5 बार आ रहा है, 2 7 बार आ रहा है, 3 15 बार आ रहा है, 4 11 बार आ रहा है, और 5 6 बार आ रहा है, 6 जो है वो 4 बार आ रहा है, उसके बारे में। तो जब भी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिजाइन करना है तो मैं फैक्टर्स लिख देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6, मैंने ये लिख लिया, ठीक है? इसके बाद जो इनकी फ्रीक्वेंसी है यहां पर उसको मेंशन कर लेंगे। और ये चीजें ना आपको पूछी जा सकती हैं, ये आपको पूछी जा सकती हैं रिलेटेड टू, ये आपके न्यूमेरिकल में वैसे काम आएंगी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये फ्रीक्वेंसी में लिख लेता हूं यहाँ पे, लेट से इनको लिख लेते हैं 1 के अगेंस्ट 5 की है, यहाँ पर 7 एंड फिर ये 15 है एंड 11 एंड 6 एंड 4। तो जब भी आपको लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी होती है लेस देन वाली टाइप की, उसके केस में तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है, यानी कि पहले वाले में 5 आ जाएगी, अगले वाले में 5 + 7 यानी कि 12 के इक्वल हो जाएगा, थर्ड वाले में 12 + 15 यानी कि 27, फिर 27 + 11 यानी कि 38, 38 + 6 44 और एंड में 48। ये वाला पार्ट हो गया। और जब भी आपको ग्रेटर देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी हो, जब भी आपको ग्रेटर देन वाली फ्रीक्वेंसी जो है टोटल वाली वो लिखनी है, उसके केस में क्या करेंगे? इसमें ना ऑलरेडी टोटल वाले से चलते हो, अगर इनका टोटल करें तो क्या बन रहा है?
5 plus 7 is 12, 12 plus 15 is 27, 20 plus 27 plus 11 38 एंड 44 एंड 48, ये टोटल आपके पास 48 बन रहा है, राइट। अब यहां पर इस सिनेरियो में हम 48 से चलेंगे, इस सिनेरियो में हम 48 से चलेंगे और कम करते जाएंगे, यानी कि यहां पर ये 48 है और यहां पर 48 में से हम अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 43 हो गया, 43 में से 15 कर देंगे 28 हो गया, 28 में से 15 कर देंगे 13 हो गया, 13 में से हम कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आगे कम होता रहेगा, ठीक है। तो जैसे 48 था, 48 में से 5 किए, 43 में से क्या करेंगे, 48 में से 5 किए तो 43 आ गया, ठीक है। 43 में से हमने क्या किया, सब 7 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर 7 को करना था, गलत लिख देना हमने यहाँ पर 7 को करना था, तो ये 7 को जब करेंगे तो आएगा ये 36, 36 में से 15 को करोगे तो बनेगा 21, 21 में से करेंगे तो ये बनेगा 10, 10 में से 6 को करोगे तो बनेगा 4, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे, तो ये ग्रेटर देन वाला होता है। तो ये दो तरह की टाइप्स आपके पास होती हैं, ठीक है। चलो ये भी करोगे, इसके रिलेटेड ना कुछ एक कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके बारे में आपको फटाफट से बताता हूं। देखो आपके पास जो रेंज होती है वेरिएबल्स की, अगर टाइप की बात करें तो दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक आपके पास होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स, डिस्क्रीट वेरिएबल्स, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि रेंज जो है वो 1 to 10 की है एंड आपका वेरिएबल है कोई 1 है, कोई 3 है, कोई 4 है, तो ये कोई डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया, राइट। और दूसरे टाइप के वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। कौन से होते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल के केस में ना वैल्यू आपकी कोई भी हो सकती है, जैसे मैं आपको कहूं कि जैसे भी हमने बात करी कि आर की वैल्यू -1 to 1 है, तो उसकी वैल्यू 0.6 भी हो सकती है, 0.64 भी हो सकती है, 0.643 भी हो सकती है। सो दिस इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल, ये क्या कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग वेरिएबल होते हैं। एंड फर्दर इसी से रिलेटेड क्या है कि हमने ना डाटा को बनाना होता है कि हमारे पास डिफरेंट तरह के डाटा है, उनके अकॉर्डिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, उसके बारे में। ये सभी चीजें किसमें कवर होती है, क्लासेस के कंसेप्ट में कवर होती हैं। क्लासेस का कंसेप्ट होता है, पहले सबसे पहला जो कंसेप्ट है दैट्स रिलेटेड टू क्लास लिमिट, दैट्स रिलेटेड टू क्लास लिमिट, या जिसको हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं, क्लास लिमिट या फिर क्लास इंटरवल कहते हैं। क्लास इंटरवल क्या होता है, जब आप दो वैल्यूज की बात करते हो तो वो क्लास इंटरवल बन गया। जैसे मैंने कहा आपको कि रेंज जो है 5 से 10 की है, तो ये क्लास इंटरवल है, दिस इज अ क्लास इंटरवल। इसमें आपके पास जो लोअर वैल्यू है उसको हम कहेंगे लोअर क्लास लिमिट, और जो अपर वैल्यू है उसको कहेंगे अपर क्लास लिमिट या अपर क्लास इंटरवल, कुछ भी कहना आप वो उस हिसाब से कह सकते हो। लोअर क्लास इंटरवल हो गया या फिर अपर क्लास लिमिट होगी, इंटरवल हो गया, दोनों में से कोई भी चीज होगी, ठीक है, ये चीज होगी। और जो इनका पर्टिकुलर गैप है, जो इनके बीच में जो डिफरेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, वी सी टू बी क्लास लेंथ। जो डिफरेंस आ गया ना इनके बीच में, उसको हम कहते हैं क्लास लेंथ। जैसे कि क्लास लेंथ का मतलब क्या हुआ, अपर क्लास लिमिट या अपर क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास लिमिट या लोअर क्लास इंटरवल, तो वो बन जाएगी हमारे पास क्लास लेंथ। इस केस में क्या होगी, 10 - 5 इक्वल टू 5, तो मेरे पास क्लास लेंथ क्या बन गई, या फिर क्लास विड्थ क्या बन गई, इसको क्लास लेंथ भी कहते हैं या फिर क्लास विड्थ भी कहते हैं, ये 5 हो गए, ठीक है। इसी तरह से एक कंसेप्ट होता है क्लास मार्क, ये ना 1 मार्क क्वेश्चन में सीधे सीधे आ जाते हैं। क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क होता है मिड वैल्यू, यानी कि जो भी आपके पास क्लास इंटरवल है ना उसकी मिड वैल्यू, यानी कि लोअर क्लास इंटरवल या लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, ये मेरी क्लास मार्क होती है, दिस इज अ क्लास मार्क। जैसे इस सिनेरियो में देखें तो 10 + 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 15 हमारे 2 यानी कि 7.5 हो गया, ये मेरे पास क्या आ गया, क्लास मार्क बन गया, दिस इज माय क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू जो होती है वो बन जाता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला, अभी तक मैंने आपको क्लास इंटरवल के बारे में बता दिया। क्लास इंटरवल जैसे मैंने आपको बताया कि ये 10 to 20 वैल्यू है, लेट्स से दिस इज अ क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, क्लास वेट, सब चीजें कवर हो गई हैं। अब कंसेप्ट आता है कि क्लास इंटरवल कितनी तरह के होते हैं। ये जो क्लास इंटरवल है ये कितनी तरह के होते हैं, ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्सक्लूसिव, जैसे कि मैंने रेंज लिख दी 10 to 20, फिर लिख दी मैंने यहां पर लेट से 10 to 20 लिख दी, और फिर लिख दी मैंने 10 to लेट से 20 तक की लिख दी, और 20 to 30 की लिख दी, 20 to 30 की लिख दी। जब मैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल की बात करता हूं तो उसके केस में लोअर क्लास इंटरवल तो आप इंक्लूड करते हो, लेकिन अपर क्लास इंटरवल को वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। अपर क्लास इंटरवल को वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी कि अगर 10 to 20 की बात करो तो 10 से शुरू हो जाएगा 19 तक जाएगा, और 20 to 30 में 20 वाला काउंट होगा, 30 काउंट नहीं होगा, ठीक है। वो आपका एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है, दिस इज एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। और दूसरी टाइप होती है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल,
इंक्लूसिव क्लास इंटरवल होता है। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में जो वैल्यू होती है ना, लेट्स से ये वो करेंगी, लेट्स से 70 टू 79, फिर सेकंड आपके पास क्लास इंटरवल हो जाएगा 80 टू 85। ये सभी जो वैल्यूज हैं ये इंक्लूसिव है, यानी कि ये वाली भी वैल्यू इंक्लूसिव है, ये भी इंक्लूसिव है। ठीक है, क्लास इंटरवल में दोनों वैल्यूज इंक्लूसिव होती हैं, वो होती है इंक्लूसिव टाइप होती है, वो इंक्लूसिव टाइप हमारी कहलाती है। ये चीज क्लियर होगी है। एंड इसी तरह से एक कंसेप्ट होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कौन सा कंसेप्ट है, लिख देता हूं, छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछ लेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, वो बता दो। चार्ट दे देंगे एक, जैसे मैं आपको एक चार्ट बना के देता हूँ, लेट्स से मैंने आपको एक रेंज दे दी, यानी कि क्लास इंटरवल प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे पहले। वो वैल्यू होगी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड लेट्स से 30 to 40। ये चार वैल्यूज लिख दी और इनकी फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, लेट्स से 5, 10, 15 एंड 18। ये मैंने इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। तो ये मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी, ये मैंने रेंज लिख दी। और ये कौन सी रेंज है, दिस इज द एक्सक्लूसिव रेंज। ये एक्सक्लूसिव है ना, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है, वो लिख दिया मैंने। और अब मैंने क्या कैलकुलेट करना है, मैंने बताना है आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में। जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर मैं 0 to 10 की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी है 5, यानी कि जो वैल्यू है मेरी वो वैल्यू 5 बार इस इंटरवल में आ रही है, 10 बार इस इंटरवल में आ रही है, 15 बार इस इंटरवल में आ रही है। लेट्स से मुझे इस वाले की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये वैल्यू कितनी बार आ रही है, 15 बार। एंड टोटल कितनी बार, टोटल वैल्यूज कितनी है, 5 + 10 15, 15 + 15 30, 30 + 18 48। तो मेरी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 15/48, 15/48 की होगी। और इसी को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, लेट्स से मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो मेरे पास हो जाएगी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या कहेंगे, वी से इट टू बी द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कह देंगे उसको, राइट। दैट्स द मेन फंडा रिलेटेड, इसी को मेन फंडा कहते हैं। यही चीज समझने वाली होती है। और इसी तरह से एक कंसेप्ट और छोटा सा कर लेते हैं, वो होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से रिलेटेड। किसके साथ रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, यानी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की क्या एक इंटरवल में डेंसिटी है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो करेंगे हम क्लास विड्थ से डिवाइड करके। लेट से इसकी हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 10 की, डिवाइडेड बाय इसकी विड्थ कितनी है, क्लास विड्थ या क्लास लेंथ जो होती है, उसमें क्या करते थे हम, क्लास विड्थ में अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, 20 - 10 यानी कि 10 हो गया। तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, इसकी डेंसिटी 1 के इक्वल होगी। और अगर इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है वो कितनी होगी, डेट इज 15 इसकी फ्रीक्वेंसी है, और डिवाइडेड बाय द क्लास लेंथ वो कितनी है, वो 10 के इक्वल है। तो इसकी क्लास डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इसकी 1.5 हो जाएगी। एंड सो ऑन, ऐसे कैलकुलेट करते हो। क्या कैलकुलेट करते हो, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऐसे कैलकुलेट करते हो। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एक आपको होती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, एक तो होती है आपकी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और दूसरी होती है आपकी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सो डाटा हमें प्रोवाइड किया गया है, वी आर प्रोवाइडेड विद द 2 वेरिएबल्स एंड उनके डिफरेंट जो कोऑर्डिनेट है आपको वो दिए गए हैं, लाइक एक्स एंड वाई के जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट है दोज आर गिवन टू यू एंड वी नीड टू कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी कि हमने आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि एक्स एंड वाई के बीच में जो आर की वैल्यू है वो कितनी एग्जिस्ट करती है। एंड फर्दर इसी क्वेश्चन को आगे लेकर जाते हुए वी विल बी लर्निंग अबाउट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन, कि रिग्रेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ एक प्रीरेक्विजिट्स है, आई एम बेसिकली थिंकिंग कि आपने पिछली वीडियो को हमारी गो थ्रू कर ले, तो बेसिक कंसेप्ट आपको ऑलरेडी क्लियर है, तो मैं यहां पर सेशन को स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, यू विल बी हैविंग 3 or 4 क्वेश्चंस अलोंग विद इट, यानी कि केस स्टडी फॉर्म टाइप ये क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, कोवेरिएंस को कैलकुलेशन के लिए कहा जाएगा। यानी कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें से कुछ एक क्वेश्चन होंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करो, इसका क्वेश्चन आ जाएगा, कोवेरिएंस को कैलकुलेट करो, इसका क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आर की वैल्यू यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट कुड बी द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो हो सकता है दैट्स रिलेटेड टू रिग्रेशन की वैल्यू जो आपको कैलकुलेट करनी है। अब उसमें भी इवन आपके पास वेरिएबल्स होते हैं ए एंड बी के, जो आपके पास होते हैं इंटरसेप्ट्स होते हैं, आपने उनको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, 4-5 क्वेश्चंस की सीरीज बन के आएगी, राइट। चलो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, आपके पास डिफरेंट डाटा गिवन है, आपको एक टेबल फॉर्म करना है, जहां पर आप लिखेंगे एक्स, फिर लिखेंगे वाई, फिर यू विल बी कैलकुलेटिंग एक्स स्क्वायर
एंड देन वी विल बी कैलकुलेटिंग द वाई स्क्वायर, एंड एक हम कैलकुलेट करेंगे एक्स वाई का मल्टीपल। ठीक है, आपको इस तरह से कैलकुलेट करनी है। जैसे हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो है 51, 55, 78, 63, 61, 89 एंड 77, ये वैल्यूज हैं। इसी तरह से अगर y की वैल्यूज को हम देखें, यहाँ पर वी आर हैविंग द वैल्यूज लाइक 58, 62, 57, 61, 57। जल्दी से इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें 51 इंटू 51, फर्स्ट सिनेरियो में वो हो जाएगी 2601, राइट। तो इस तरह से इन सभी वैल्यूज को हम फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। आप अपने एंड पर जरूर कैलकुलेट कीजिए। देखिए, जितनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन जो होगी वो फास्ट होगी, उतना ज्यादा बेटर वे में आप आंसर कर पाएंगे, राइट। ये चीज काफी ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज क्वेश्चन आते हुए भी, फॉर्मूला पता होते हुए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एंड डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है वो कम रह जाएंगे, राइट। तो आपको इस चीज को यकीनी बनाना है। आपने न्यूमेरिकल को रिलेटेड ये नहीं सोचना कि न्यूमेरिकल पोर्शन को रहने देते हैं। न्यूमेरिकल आपके सीधे जो फॉर्मुला बेस्ड होते हैं वो काफी ज्यादा आसान होते हैं, राइट। तो आपने कोशिश करनी है कि आप कैलकुलेशंस को साथ के साथ करते रहें, और ये टेबल को फटाफट से क्रिएट कर लें, मेरे साथ ही फटाफट से टेबल को क्रिएट कर लें। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप काइंडली एक जो पर्टिकुलर सिंपल कैलकुलेटर है वो जरूर अरेंज करके रखें। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको ये खुद ही करना पड़ेगा, राइट। ये सब चीजें हमने कैलकुलेशन यहाँ पर करके लिखनी है। 2601, 3025, 6084, 3969, 3721, 7921, 5929। ठीक है, ये चीजें आपने फटाफट से कर ली। इसी तरह से हम वाई स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेते हैं। 58 इंटू 58, दैट इज 3364। 62 का मल्टीपल कर लेते हैं, 3844, एंड देन इट इज 57। ध्यान रखिए, एक्स एंड वाई की वैल्यूज को आपने मिक्स नहीं कर देना। ठीक है, वो अलग अलग आपके पास होनी चाहिए। जैसे 61 का हमने ऑलरेडी किया था, तो 3721 हो गया। एंड 57 हमने अभी तक किया नहीं है, तो 57 को भी कैलकुलेट करते हैं। 57 इंटू 57, दैट इज 3249, 3249। ऐसे 82 इंटू 82, 82 इंटू 82, दैट्स 6724। एंड द लास्ट वन 58 इंटू 58, दैट इज 3364, राइट। ये कॉलम मेरे कैलकुलेट हो गए। अब आप सोचेंगे कि इसके ऊपर टाइम वेस्ट क्यों करना है, ये तो हम ऑलरेडी कर सकते हैं इजिली। फंडा ये होता है कि कर तो हम सकते हैं, लेकिन जब तक हम करते नहीं तब तक डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इस चीज की प्रैक्टिस आपको साथ का साथ अगर आप करते हो तो ज्यादा बेटर वे में आप कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। तो ये हमारे प्रिक्विजिट है कि जिन चीजों को आपने सॉल्व करके रखना है, एंड उसके बाद हमने एक्स वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो 51 इंटू 58, ये बन गया 2958। 55 इंटू 62, 3410। फिर है 78 इंटू 57, 4446। 63 इंटू 61, 3843। 61 इंटू 57, 3477। 89 इंटू 82, 7298। एंड लास्ट 77 इंटू 58, दैट इज 4466। ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब हमने सभी का सम कैलकुलेट करना है, और उसको हमने लिख के रख देना है कि x का टोटल सम क्या है, y का टोटल सम क्या है। और यहां पर पहली दो टर्म्स के लिए वी विल बी कैलकुलेटिंग द x बार एंड y बार। x बार होता है मीन, यानी कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ x डिवाइडेड बाय n। अब n इस केस में कितना है, n इज अ नंबर ऑफ टर्म्स। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। तो यहां पर सम को लिखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय कर देंगे 7 के साथ। तो पहला जो हमारा x का टोटल है दैट इज 51 प्लस 55 प्लस 78 प्लस 63 प्लस 61 प्लस 89 प्लस 77, ये टोटल बनता है हमारा 474, राइट। एंड इसी तरह से y बार को कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 58 प्लस 62 प्लस 57 प्लस 61 प्लस 57 प्लस 82, एंड फर्दर 58, राइट। तो ये जो टोटल बनता है दैट्स 435। 435 डिवाइडेड बाय 7, ये टोटल बन गया हमारे पास। इसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एक्स बार वाई बार की वैल्यू भी इजीली आपके आगे यूज होनी है। तो जो कोई भी वैल्यूज आप कैलकुलेट करते हो वो आपकी आगे कहीं ना कहीं यूज होनी है। तो 67.71, 67.71 बन गया आपका एक्स बार। वाई बार बनता है 435 डिवाइडेड बाय 7, ये बनती है वैल्यू 62.14। 62.14 ये वैल्यूज बन गई हमारे पास।
अब इसी तरह से हमने एक्स स्क्वायर का टोटल कैलकुलेट कर लेना है। फटाफट से देखते हैं क्या बनता है टोटल, 2 6। अब आपको देख के लग रहा होगा ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा। जब आप चीज़ों को फटाफट से सॉल्व करना सीख जाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। देखो मैं तो आपको साथ में समझा भी रहा हूँ, तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लग जा रहा है, अदरवाइज इट वॉन्ट बी टेकिंग दैट मच टाइम। तो आपके पास एक्स स्क्वायर का जो टोटल आता है, एक्स स्क्वायर का वो आता है 33250। इसी तरह से वाई स्क्वायर का टोटल कर लेते हैं, 3364 प्लस 3844 प्लस 3249 प्लस 3721 प्लस 3249 प्लस 6724 प्लस 3364, ये बनता है 27515। जो वाई स्क्वायर है इसका टोटल बनता है 27515। इसी वे में हम एक्स वाई का टोटल निकालेंगे, क्योंकि आपके जब टोटल टोटल यूज होंगे इस क्वेश्चन में, आपके टोटल ही जो होते हैं वही यूज होते हैं। 2958 प्लस 3410 प्लस 4446 प्लस 3843 प्लस 3477 प्लस 7298 प्लस 4466, ये बनता है 29899। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स वाई का टोटल बन गया 29898, ये टोटल बन गया राइट। तो हमने ये टेबल बनाया जिसके थ्रू हमने वैल्यूज को कैलकुलेट किया, एक्स बार, वाई बार, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। तो इस टेबल का काम हमारा खत्म हो गया, इस टेबल का काम हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। एंड इसके साथ आप आगे क्या करेंगे, आपको आगे जो है अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला हमने याद किया था, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में याद करने के लिए कहा था, वो कोवेरियंस का फॉर्मूला है। तो सॉरी, आर का फॉर्मूला है। आर का फॉर्मूला होता है वैसे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई के बीच में जो कोवेरियंस है वो, एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, इनका मल्टीपल, राइट, ये फॉर्मूला रहता है। और अब आपने इस फॉर्मूला से रिलेटेड एक हमने फॉर्मूला कंक्लूड किया था, दैट वाज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू, मैं यहां पर ऊपर लिख दे रहा हूं, दैट इज जो आपके पास समेशन एक्स वाई का वो माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई, यहां पर एन टर्म रहेगी, फर्दर एन आपका अंडर रूट में रहेगा, एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ द सेम। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आपने फॉर्मूला डिडक्ट किया है, यहाँ पे डिड्यूस किया हुआ है। तो ऐसे ही हमारा ये फॉर्मूला वाई के लिए भी रहेगा, वाई के लिए भी फॉर्मूला रहेगा राइट, ये फॉर्मूला बन गया। अब जो मैकमिलन में आप फॉर्मूला देखते हो ना जिसमें वैल्यू पुट की गई, वो एज इट इज ये वाला फॉर्मूला नहीं है, वो एज इट इज ये वाला फॉर्मूला नहीं है। उन्होंने क्या किया हुआ है, एक्चुअल में एन स्क्वायर की वैल्यू को कॉमन ले लिया हुआ है, न्यूमिनेटर से भी डिनोमिनेटर से। अगर मैं न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से एन स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लूं तो क्या बन जाएगी वैल्यू, वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाएगी, यानी कि सिग्मा एक्स वाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय एन, एक एन यहाँ पर ऑलरेडी टर्म है और दूसरा एन हमने डिवाइड कर दिया, माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन एंड सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन। अब ये चीज को समझ के देखो, ये चीज किसके इक्विवेलेंट है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन किसके इक्वल होता है, ये एक्स बार के इक्विवेलेंट होता है। तो इस टर्म को मैं सीधा लिख सकता हूं, जब मैं एन को एन स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल रहा हूं तो ये टर्म हो जाएगी एक्स बार डॉट वाई बार, राइट। ये मेरे पास न्यूमिनेटर की टर्म बन गई। इसी तरह से मैं डिनोमिनेटर से भी वैल्यूज को बाहर निकाल लूंगा। अब ध्यान रखना है, एक एन मैंने ये वाली टर्म से निकालना है और एक एन मैंने ये वाली टर्म से निकालना है, और क्योंकि अंडर रूट से निकाल रहा हूं तो अंदर अंदर एन स्क्वायर ही जाएगा, तो अंदर एन स्क्वायर ही जाएगा। तो यहां पर एन स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया, और यहां पर जो वैल्यू रहेगी अब वो वैल्यू रह जाएगी कि आपने एन स्क्वायर निकालना था, तो एक तो वैल्यू आपकी ऑलरेडी थी, यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया, एक तो एन आ गया क्योंकि एक तो एन ईयर चला गया, दूसरा हो जाएगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर हो गया, और इसका होल स्क्वायर है। अच्छा, ये बेसिकली टर्म को अगर आप तोड़ को देखो तो ये हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स, और एन स्क्वायर को ऐसे एन लिख सकते हैं, यानी कि हम ये वाली टर्म को लिख सकते हैं एक्स बार स्क्वायर, एक्स बार स्क्वायर लिख सकते हैं इस टर्म को। सेम वे में दूसरी टर्म से भी हमने एक एन स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो यहां पर भी वही टर्म बन जाएगी सिग्मा वाई स्क्वायर एंड फॉर द डिवाइडेड बाय एन माइनस वाई बार स्क्वायर, राइट। ये एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला है आपका मैकमिलन में जिसको आपने यूज किया, राइट। तो आपने अब क्या करना है, आपने सिंपली सीधा और सीधा यही वाला फॉर्मूला याद रखना है, यही वाला फॉर्मूला याद रखना है। एंड आपके लिए एक प्रो टिप यहां पर है, देखो प्रो टिप क्या है कि ये वाली जो वैल्यू आपकी ऊपर न्यूमरेटर की जो वैल्यू है, दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ कोवेरियंस, यानी कि आप जब सॉल्व करोगे तो ऊपर वाली जो वैल्यू आप याद रख लोगे कि कोवेरियंस की मेरे पास ये वैल्यू आई थी, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अगर आप
बेसिक फॉर्मूला से कंपेयर करो तो न्यूमरेटर क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई है, राइट। तो हम उसके साथ कंपेयर करेंगे कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई है, राइट। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा, सिग्मा एक्स वाई की इस वैल्यू में अगर हम इसमें वैल्यूज फिल करें तो क्या बनता है, एक्स वाई की आपके पास समेशन की वैल्यू क्या थी, 29898, 29898, ये मेरे पास वैल्यू थी, ठीक है। ये समेशन ऑफ एक्स वाई है, डिवाइडेड बाय एन यानी कि 7 हो गया, माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी थी, एक्स बार हमने कैलकुलेट किया ना ऊपर, एक्स बार है 67.71, 67.71 मल्टीप्लाई बाय वाई बार की वैल्यू कितनी है 62.14, ये वैल्यू होगी। और डिवीजन में चलते हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर स्क्वायर का समेशन कितना था 33250, और 33250 डिवाइडेड बाय क्या है एन के साथ यानी कि 7 के साथ। तो यहां पर कर लेते हैं 33250 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि वैल्यू बनती है 4750। पहली टर्म की वैल्यू है 4750 माइनस एक्स बार स्क्वायर कितना है, एक्स बार की कितनी वैल्यू है 67.71 मल्टीप्लाई बाय 67.71 यानी कि ये वैल्यू बनती है 4584, 4584.6, ये वैल्यू बनती है अंडर रूट में ये। इसी तरह से वाई बार वाली टर्म लिख लेंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 27515 डिवाइड बाय 7, ये वैल्यू आती है 3930, 3930.71 माइनस वाई बार की वैल्यू कितनी थी 62.14, ये वैल्यू बनती है 3861, 3861.37, राइट। जस्ट इसको सॉल्व करना आप। अब ये फॉर्मूला जो था इसको मैं साइड पर लिख देता हूं क्योंकि ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पर सारी की सारी चीजें शामिल हैं आपकी, तो इसको भूल नहीं जाना, इसको याद रखना है, ठीक है। माइनस एक्स बार स्क्वायर, इसी तरह से वाई वाली टर्म बन जाएगी सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वाई बार स्क्वायर, ये अंडर रूट है सारा, ओके। तो इसको हम अभी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन देखो न्यूमिनेटर वाली टर्म को अलग से सॉल्व करना। सो हमारे पास है 29898 डिवाइड बाय 7, ये टर्म पहले वाली बनती है 4271 माइनस 67.71 मल्टीप्लाई बाय 62.14, ये टर्म बनती है 4207.49 कर लो। एंड अंडर रूट की टर्म देखते हैं 4750 माइनस 458.4.6, 165.4 बन गई, एंड ये बन गई 12.86, अंडर रूट कर दिया 12.86। सेकेंड टर्म को सॉल्व करते हैं, 3930.71 माइनस 3861.37 अंडर रूट, ये बन गई 62.13, 62.13 बनी है ये वैल्यू, ठीक है। दोबारा से बताता हूं, 3930.71 माइनस 3861.37, ये वैल्यू बन गई 69.34 बन गई, अंडर रूट किया इसको 8.32, ये वैल्यू बन गई 8.32 बननी थी, वहां पे कुछ ना कुछ डिफरेंस रह गया होगा, मुझे कंफ्यूजन भी था तभी मैंने इसको दोबारा से देख लिया, राइट। तो अब सोल्व करते हैं, ऊपर वाली टर्म देखो क्या बन गई 4271 माइनस 4207.49, 4271 माइनस 4207.49, दैट इज क्या वैल्यू बन रही है आपके पास, जल्दी से जल्दी बता दो। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या बन रही है 4271 माइनस 4207.49, दैट इज इक्वल टू 63.51। तो आपका कोवेरियंस की वैल्यू वैल्यू जो आ रही है ऊपर से वो आ रही है 63.5, ये वाली टर्म की ऊपर वैल्यू आ रही है 63.51 आ रही है। और अगर आप सिग्मा एक्स की वैल्यू की बात करें वो कितनी बनती है 12.86 बन गई। सिग्मा वाई की स्टैंडर्ड डेविएशन वाई की बात करो तो 8.32 बन गया, ठीक है। तो वो वैल्यू अलग से बन रही है। तो ये वैल्यू ऊपर बन रही है 63.51 डिवाइड बाय होगा 12.86 मल्टीप्लाइड बाय 8.32, ये वैल्यू बनती है 106.9952। तो अगर हम कैलकुलेशन करें 106.9952 से तो ये बनती है 0.59, यानी कि जो आर की वैल्यू आ रही है ना हमारे पास वो ये वाली वैल्यू आ रही है। आई नो इट इज वेरी मच कैलकुलेटिव, ठीक है, कैलकुलेटिव है, लेकिन एक आपको एक सेंस ऑफ पर्टिकुलरली नॉलेज आता है कि आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो इजीली। और ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, इजीली कर सकते हो, बहुत इजी हो जाता है।
अब देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगर कोवेरियंस के रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स पूछी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पूछी, वो भी सॉल्व हो गए, 3 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे ही सॉल्व हो गए, और फोर्थ क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो गया, ये तो सॉल्व हो ही गया। साथ ही साथ आपका रिग्रेशन का क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, रिग्रेशन का क्वेश्चन भी साथ के साथ सॉल्व होगा। तो मैं आर की वैल्यू को यहां पर लिख लेता हूं, आर की वैल्यू जो आ रही है 0.59 आ रही है, और ये जो फॉर्मूला भी है ना, ये आर का ही वैल्यू है। तो इस फॉर्मूला में आपके पास ऊपर जो न्यूमरेटर है वो कोवेरियंस है, और डिनोमिनेटर में आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है। तो तीन चीज आपकी एक ही फॉर्मूला से कैलकुलेट हो रही है, एंड उसके बाद आप उसको यूज कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो बहुत सही चीज है, राइट। अच्छा, ये तो हो गया हमारा कोरिलेशन से रिलेटेड, कोरिलेशन से रिलेटेड हो गया। देखो कोरिलेशन के अलावा भी आपको प्रेडिक्शन करनी पड़ती है। क्या प्रेडिक्शन करनी पड़ती है? रिलेटेड की आपके पास वैल्यू जो होंगी, आप कैसे सॉल्व करोगे। लेट्स से केस, अगर मुझे कह देते हैं कि जो पिछला क्वेश्चन था, यहीं पर मैं लिख देता हूं कि पिछला क्वेश्चन था, वहां पर वैल्यू ऑफ वाई को एस्टिमेट करो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 73, ठीक है। बाकी सभी वैल्यू वहां पिछले क्वेश्चन से ले लो, यानी कि रिग्रेशन का यूज करना है। यहां पर किसका यूज करना है? रिग्रेशन का जो यूजेज है वो हमें यहां पर करना पड़ेगा, उसके बारे में ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली कहा गया है, राइट। तो जब भी कोई ऐसी चीज आती है, तो आप ये नहीं है कि आप क्वेश्चन को कहो कि हमने क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट है या ऐसा है। आपको बेसिक अपना जो एक स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करना है। सबसे पहले तो जो मैं आपको एक बताया कि आपको ये टेबल जो है वो फॉर्म कर लेना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने का सबसे में इजी तरीका ही है। सबसे पहले तो वो जो टेबल आपका वो बना लो, सबसे पहले जो टेबल आपको बताया था ना मैंने, वो टेबल बना लो। उसके बाद टेबल जब आपने एक बार बना लिया, उसके बाद अपनी जो बाकी सब चीजें हैं उनको आपको कैलकुलेट करना शुरू कर दो, राइट। बहुत ही आसानी से जो आपकी चीजें वो सॉल्व हो जाती हैं, राइट। चलो ये चीज आई आई होप कि आपको ये क्लियर होगी। जब रिग्रेशन की हम वैल्यू की फाइंड आउट करने की बात करते हैं ना, तो आपको लाइन की इक्वेशन का ध्यान रखना है। लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये आपकी लाइन की इक्वेशन होती है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट। एंड इसमें जो b है, दैट इज सेड टू बी द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। अब कुछ इस तरह से ग्राफिकल मैनर में समझने की कोशिश करो। ये लाइन है यहां पर, और जो इसकी स्लोप है वो बी से रिप्रेजेंट होती है, और एंड ए जो होता है दैट्स द वाई इंटरसेप्ट। ए जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं? वी से इट टू बी द वाई इंटरसेप्ट। आपको ए एंड बी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, मेन यहीं पर ये चीज होती है। और इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, उसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, उसके बारे में, राइट। तो ए होता है वाई इंटरसेप्ट, यानी कि अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ, और वाई एक्सिस को जहां पर ये कट करेगी, जिस कोऑर्डिनेट पर कट करेगी, दैट विल बी द ए, दैट विल बी वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो इन दो कांस्टेंट की मदद से हम इजीली कर सकते हैं कैलकुलेशन, आगे आने वाली वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। जो बी की वैल्यू होती है ना, बी की वैल्यू जो होती है दैट्स एक्चुअली इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, राइट। एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, अब वो भी कैलकुलेट किया हुआ है। तो अगर बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया। अच्छा, ए की वैल्यू क्या होती है? दिस इज वाई बार माइनस बी एक्स बार। बहुत आसान हो गया, ये तो सब कुछ इजी हो गया ना, क्योंकि अब वैल्यूज ऑलरेडी पड़ी हैं आपके पास, ठीक है। तो बी की वैल्यू होगी यहाँ पर, कोवेरियंस की वैल्यू थी 63.51 के इक्विवेलेंट, और सिग्मा एक्स की वैल्यू जो थी 12.86 थी, तो 12.86 का स्क्वायर कर लेंगे तो आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो सबसे पहले करते हैं 12.86 मल्टीप्लाई बाय 12.86, दैट इज इक्वल टू 165.37। सो 63.51 डिवाइड बाय 163 पॉइंट जो भी था 63.51 किया, डिवाइड बाय किया 12.86, डिवाइड बाय किया 12.86 के साथ अगेन, ये बन गई 0.384, ये वैल्यू बन गई 0.384, जो ये स्लॉप की वैल्यू आ गई। अच्छा, ए की वैल्यू क्या आएगी? वाई बार की वैल्यू क्या थी? देखो 62.14 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 62.14 माइनस 0.384 मल्टीप्लाइड बाय जो एक्स बार की वैल्यू थी 67.71, तो ये वैल्यू क्या बनेगी? इट इज 67.71 मल्टीप्लाइड बाय 0.384 माइनस 62.14, दैट इज 36.13। तो ए की जो वैल्यू आ गई है दैट इज 36.139, राइट। ये वैल्यू आ गई है, गेटिंग दिस पॉइंट। तो हमने बहुत इजीली यहां पर कैलकुलेशन कर ली इस चीज को लेकर के, ओके। ये चीज कैलकुलेट होगी। अब लाइन की हमें जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी पता है,
एक्स की वैल्यू आपको पता है, वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो वाई की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी इक्वलेंट टू, ए की वैल्यू क्या थी 36.139 प्लस बी की वैल्यू क्या थी 0.384। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, इट इज गिवन टू बी 73। तो वाई की वैल्यू इजिली कैलकुलेट हो जाएगी। सो इट इज 73 मल्टीप्लाइड बाय 0.384 प्लस 36.139, तो ये वैल्यू हमारी होगी 64.171। होगी ना कैलकुलेशन यहां पर, इजी होगी ना कैलकुलेशन। तो स्टेप्स को नोट कर लेते हैं आप। हमने अब यहां पर ए एंड बी की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया, सब चीजें कैलकुलेट कर ली है। अब स्टेप को नोट करते हैं कि कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर क्वेश्चन को फॉलो नहीं कर पाए तो इस वीडियो को दोबारा से देख लो, एक बार देख लो, 2x स्पीड के ऊपर देख लो, इजीली हो जाएगा, नथिंग, नो इश्यूज इन दैट, राइट। अच्छा, अब स्टेप्स बताता हूं। सबसे पहला स्टेप जो है दैट्स रिलेटेड कि आपने एक टेबल क्रिएट करना है। यू नीड टू क्रिएट अ टेबल। वो टेबल में क्या होएगा, एक्स होगा, वाई होगा, एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, एक्स वाई होगा, और यहां से मेरे पास इन चारों की वैल्यू आ जाएगी और साथ में एक्स बार एंड वाई बार की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। दैट्स राइट। ओके, स्टेप नंबर 2, फॉर्मूला जो आपने यूज करना है दैट्स इक्विवेलेंट टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार वाई बार मल्टीपल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये अंडर रूट में आएगा, अकेला अकेला टर्म आएगा, ठीक है। और यहां पर सेम टर्म वाई के लिए इटरेट आएगी, वाई बार स्क्वायर, ठीक है। ये वाली जो टर्म है ये सिग्निफाई कर रही है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को, ये सिग्निफाई कर रही है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन वाई को, और ये दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, राइट। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। यहां तक काफी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। फिर नंबर आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 जो है दैट इज आल्सो इजी। यहां पर आपने इक्वेशन ऑफ लाइन के हिसाब से ए एंड बी इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करना है। बी इंटरसेप्ट की जो वैल्यू होती है, बी स्लोप की वैल्यू होती है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई एंड साथ में सिग्मा एक्स स्क्वायर, और जो बी ए की वैल्यू होती है दैट्स एक्चुअली इक्विवेलेंट टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, राइट। अब यहां पर जब ये चीजें कैलकुलेट हो गई हैं तो स्टेप नंबर 4 में इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसका इस्तेमाल करते हुए आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो एंड एस्टिमेट कर सकते हो वैल्यूज को। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर होगी है? ओके, सो इसके साथ ही हमारा जो रिग्रेशन का क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। आई होप कि आपको यहाँ पर ये वीडियो समझ में आई होगी एंड आपने डेफिनेटली इस वीडियो से सीखा होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। सीएलटी के बारे में आप जानते हैं ना, सीएलटी यानी कि जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है उसके बारे में हमने बात करी थी एंड वी सेड बेसिकली जहां पर आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इफ इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आपका जो कर्व है दैट इज एक्चुअली सिमेट्रिक अबाउट द मीन, ठीक है, मीन के अराउंड आपका कर्व सिमेट्रिक है, तो वहां पर दो चीजें आपके पास होती हैं। वन, इट्स रिलेटेड टू की जो म्यू है यानी कि पॉपुलेशन का जो मीन है वो आपके पास इक्विवेलेंट होता है टू द एक्स बार यानी कि सैंपल के मीन के इक्विवेलेंट। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि सिग्मा एक्स बार जो होता है दैट बेसिकली कम्स इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन ओवर देयर, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हमने स्टैटिस्टिक्स वाले सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी चीजें कवर कर ली थी, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं मीन, मीडियन एंड फर्दर मोड के बारे में। बहुत से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं तो उनके बारे में बात करेंगे एंड फर्दर टाइम लगा तो डेफिनेटली स्क्यूनेस के बारे में, क्यूटोसिस के बारे में भी हम इन डिटेल बात करने वाले हैं। ये चैप्टर नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया था तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होने वाला है एंड लेट मी टेल यू मॉड्यूल एक पूरा का पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम मॉड्यूल सी को कवर करेंगे। सो काइंडली पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर सीरीज एंड डेली आपको इसी टाइम पर हमारे पास आना है, इस टाइम के ऊपर वीडियो को गो थ्रू करना है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ लाइव के दौरान ही वहां पर अवेलेबल रहने वाली है। उसके बाद 24 घंटे के बाद ये वीडियो रिमूव कर दी जाएगी यूट्यूब चैनल से एंड सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पेड सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ही ये अवेलेबल रहने वाली है, पेड यूट्यूब के ऊपर, नॉट ऑन द वेबसाइट, राइट। तो चलिए आज का सेशन यहां पर स्टार्ट करते हैं। सो इस चैप्टर का जो मेन नाम है वो है हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस क्या होता है उसके बारे में इन डिटेल हम चीजें जानने वाले हैं। सो मेनली क्या होता है कि आपके पास अगर हम सीएलटी यानी कि आपके पास अगर सेंट्रल लिमिट थ्योरम या फिर डिस्पर्जन की अगर बात करते हैं तो डिस्पर्जन क्या करेगी। लेट्स से द केस कि आपके पास ग्राफ जो है कुछ इस तरह से है, हमें ग्राफ यहां पर ड्रॉ करते हैं। अब ये मेरे पास, मैं यहां पर मीन वैल्यू को यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं
लेता हूं, ये मेरे पास मान लीजिए मीन वैल्यू है, एंड एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है इस तरह से, एंड दूसरा ग्राफ जो है वो मैं किसी और पेन से ड्रॉ कर लेता हूं, व्हाइट पेन से ड्रॉ कर लेता हूं, तो वो मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह से है। अब कौन से ग्राफ में डिस्पर्जन कम है, यानी कि ग्रीन वाले से डिस्पर्जन कम है या फिर व्हाइट वाले में डिस्पर्जन कम है, जल्दी से जल्दी मुझे यहां पर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि डिस्पर्जन जो है वो कौन से ग्राफ में कम है एंड कौन से ग्राफ में ज्यादा है, उसके बारे में फटाफट से आपको बताना है मुझे। जल्दी से आंसर कीजिएगा। आई वांट कि आप सभी पार्टिसिपेट जरूर करें, तो काइंडली जल्दी से बताइएगा कि कौन से केस में जो डिस्पर्जन फैक्टर आपका रहता है वो यहां पर ज्यादा है, उसके बारे में बताना है। तो डेफिनेटली जो आपके पास व्हाइट वाला एरिया है वहां पर डिस्पर्जन कम है, जो आपके पास दूसरा एरिया है वहां पर डिस्पर्जन ज्यादा है। तो आपको कौन सा एरिया सेलेक्ट करना चाहिए, आपके हिसाब से कौन सा एरिया आपके पास ज्यादा बेटर रहेगा? अगर आपने अपने किसी सोर्स के बारे में बताना है तो आपके लिए जो ये व्हाइट वाला है एरिया, यानी कि जहां पर डिस्पर्जन कम है, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो पॉपुलेशन के बारे में आपको ज्यादा सटीकता के साथ बताता है। तो मेनली हमारा स्टैटिस्टिक्स को, सैंपलिंग को इस्तेमाल करने का कारण ही होता है कि हम जितना नजदीक यहां पर पॉपुलेशन के पहुंच पाए उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर सेंट्रल लिमिट की बात करें तो हम मेन चीज क्या चाहते हैं कि हम डाटा को जितना कंडेंस कर ले, जितना पास पास ले आए, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में आ जाए, उतना ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर डाटा ज्यादा फैला हुआ होगा तो उतना ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है आपको कैलकुलेशंस करने में और चीजें करने में। एंड फर्दर अगर डाटा कंडेंस्ड है तो उसके साथ आपको पर्टिकुलरली कंडेंस तो हो ही जाएगा, ठीक है, जब आपने यहां पर मीन मीडियन वगैरह का इस्तेमाल किया। लेकिन साथ ही अगर डाटा आपके पास पर्टिकुलरली इकट्ठा यानी कि डिस्पर्जन कम है, तो आप उस डाटा को किसी और डाटा के साथ कंपेयर भी कर सकते हो, कंपैरिजन भी काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो मेन पर्पस क्या रहता है इस चीज को करने का? एक तो आपके पास जो डाटा होता है वो कंडेंस्ड डाटा बन जाता है, दूसरी चीज जो यहां पर है वो रहती है रिलेटेड, कि आप कंपैरिजन इजीली कर पाते हैं। यही तो रीजन है कि हम यहां पर सीएलटी की तरफ, यानी कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम की तरफ और डिस्पर्जन की तरफ ध्यान देते हैं। अब कुछ एक चीजें हैं जिनको हम भली भांति पहले ही समझ लें, तभी उसके बाद हम सेंट्रल टेंडेंसी का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो कोई भी चीजों को आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम के तहत करते हैं, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी, नॉट सेंट्रल लिमिट थ्योरम, अब मैं सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहा हूं। जैसे कि यहां पर मैंने मीन को लिया, तो मीन मेरा सेंट्रल टेंडेंसी है, जो मुझे सेंट्रल टेंडेंसी बता रहा है, यानी कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में इन बिटवीन जो चीज आ रही है उसके बारे में बता रहा है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास यहां पर 5 स्टूडेंट्स हैं, एंड 5 स्टूडेंट हैं यहां पर ए बी सी डी ई, ठीक है। एक की जो यहां पर हाइट है, हम डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स को यहां पर लिख लेते हैं। एक की हाइट है यहां पर 130, एक की है 80, एक की है 90, एक की है 156, एक की है 207 सेंटीमीटर, राइट। ये आपके पास डिफरेंट हाइट यहां पर दी गई है। अब डिफरेंट हाइट्स में अगर मैंने यहां पर मीन कैलकुलेट करना हो तो कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे? हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द मीन? सिंपली इन सभी को ऐड कर देंगे। तो आज की क्लास में अपना सिंपल कैलकुलेटर उठा लो, क्योंकि काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर इसको इस्तेमाल कर लेंगे 130 प्लस यहां पर कर देंगे 80 प्लस करेंगे 90 प्लस करेंगे 156 प्लस करेंगे 207 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, दैट इज डिवाइड बाय 5 कर दिया। तो आपके पास यहां पर जो इनका एवरेज आता है वो बन गया है 132.6। यहां पर जो मीन मैंने निकाला, कैसे निकाला? 130 प्लस 180 प्लस 90 प्लस 156 प्लस 207 डिवाइडेड बाय कर दिया 5, इनका सम लेकर के 5 से डिवाइड कर दिया, वो आ गया हमारे पास 132.6। तो ये मुझे एक सेंट्रल टेंडेंसी बता रहा है इस पर्टिकुलर डाटा की। यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर डाटा को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करूं तो एक पॉइंट यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, यहां आएगा। लेकिन ये मीन टेंडेंसी जो है मुझे बता रहा है कि इन सभी का क्या क्या डिफरेंस है एंड फर्दर किस तरह से मूव कर रहा है, एंड उसी के बारे में जानना काफी जरूरी है, क्योंकि ये सेंट्रल टेंडेंसी आपको एक राय दे देती है पूरे के पूरे डाटा के बारे में। तो जो आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी होनी चाहिए वो रिजिडली डिफाइन होनी चाहिए, दैट मस्ट बी डिफाइंड रिजिडली। उसको कैलकुलेट करना आसान होना चाहिए, वो सभी की सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड हो। अगर मैं मान लो रेंज की बात करता हूं, रेंज जब आपने फाइंड आउट करनी होती है तो आपसे सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखते हो, सबसे लोएस्ट वैल्यू देखते हो। जैसे कि अगर इसी एग्जांपल में, जो यहां पर एग्जांपल ही, इसी में अगर रेंज कैलकुलेट करनी हो तो रेंज क्या रहेगी? रेंज वुड बी, सबसे हायर क्या है? सबसे हायर है 207। अच्छा, सबसे लोअर क्या है? वो है 80। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो रेंज होगी, ठीक है। दूसरा से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या रेंज के केस में आप सभी ऑब्जर्वेशंस को शामिल कर रहे हो? टू आंसर, जल्दी से जल्दी आंसर करो, काइंडली डू आंसर ओवर हियर एट द लिस्ट। जल्दी से जल्दी आंसर कीजिएगा। क्या अब इस पर्टिकुलर रेंज में हम सभी वैल्यूज को कंसीडर कर रहे हैं? नो, वी आर नॉट कंसीडरिंग द सेम। लेकिन ये प्रिक्विजिट है किसके केस में?
आपका सेंट्रल टेंडेंसी के केस में प्रिक्विजिट है कि सभी ऑब्जर्वेशन को शामिल करना चाहिए, एंड फर्दर आप उसको फर्दर मैथमेटिकली ट्रीट कर सकते हो, ये चीजें भी यहां पर है, एंड उससे डाटा को इजीली इंटरप्रेट कर सकते हो। ये कुछ प्री रिक्विजिट्स है जो यहां पर, ये नॉट प्री रिक्विजिट्स, ये कुछ रिक्विजिट्स है जो मान के चल रहे हैं कि भाई आपको पता होंगे, राइट। ये क्लास जो है दैट इज गोइंग टू बी इन हिंदी मिक्स इंग्लिश लैंग्वेज। द इंग्लिश सेशन इज गोइंग फॉर बीएफएम, दैट इज अ बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इफ यू वांट टू कैच ऑन फॉर द क्रैश कोर्स ऑफ एबीएम इन इंग्लिश, for that particular purpose you can be joining our crash course which is available in both the language Hindi mix English as well as English language. For that particular purpose you need to WhatsApp us writing crash course to the number 83609442207। यहां पर बॉटम पर आपको कहीं दिखाई दे रहा होगा नंबर, तो वहां पर कनेक्ट कर लो एंड यू विल बी गेटिंग द डिटेल्स रिलेटेड टू सेम। चलिए सेशन पर वापस आता है, ठीक है, इसके बारे में आपको पता लग गया। अभी इसके बाद हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर आ जाती है मीन से रिलेटेड, की मीन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। नॉट मीन कि आप बहुत खराब हो, इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द अर्थमेटिक मीन ओवर देयर, सबसे ज्यादा कॉमन डिस्क्रिप्शन है एंड सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर ये बेस्ड रहता है। अब इसमें जो मीन है ये तीन तरह का रहता है, तीन तरह का रहता है। एक तो आप जानते ही हैं जो हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया, वो होता है अर्थमेटिक मीन, ठीक है, वो क्या होता है, दैट इज द अर्थमेटिक मीन ओवर देयर। दूसरा जो मीन है वो होता है ज्योमेट्रिक मीन, क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन रहता है। तीसरा जो मीन है वो रहता है हार्मोनिक मीन। तो हम तीनों की कैलकुलेशन को बारी बारी से समझेंगे क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बेस पर न्यूमेरिकल भर भर कर आते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखो, आप अगर अर्थमेटिक मीन की बात करो, अगर तो डिस्क्रीट वैल्यूज है तो फाइंड आउट करना काफी आसान है। जैसे कि अगर वैल्यूज आपको दे दी गई 1 2 3 4 5 का मीन कैलकुलेट करो, तो बहुत आसान है। क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 5। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 एंड 10 + 5 दैट इज इक्वल टू 15। तो 15 डिवाइड बाय 5 दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 3 ओवर देयर। तो यहां पर इसको तो कैलकुलेट करना काफी ज्यादा आसान है। बट व्हाट अबाउट इफ यू हैव टू कैलकुलेट द मीन फॉर द डिस्क्रीट कंटिन्यूअस वैल्यूज। अगर डिस्क्रीट कंटिन्यूअस वैल्यू तो कैसे कैलकुलेट करोगे। अब भाई डिस्क्रीट कंटिन्यूअस वैल्यूज के बारे में अगर नहीं पता है तो पिछला वीडियो देख कर आओ, ठीक है, ये मत पूछो कि क्या होता है। चलो मैं बता देता हूं। अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अर्थमेटिक मीन के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, तो उसको यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट अबाउट इफ यू आर प्रोवाइडेड विद द डिस्क्रीट कंटिन्यूअस वैल्यूज, राइट। तो यहां पर देखो, एक आपको दी है वैल्यू दी है, दूसरी आपको दी है फ्रीक्वेंसी की कितनी बार ये वैल्यू रिपीट हो रही है, राइट। तो लेट्स से आपको वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 5, ये आपको वैल्यू दी गई है एंड फर्दर आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है लेट्स से 5 10 6 8 6 8 एंड 3, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है एंड यू आर टू कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फॉर द सेम। आपको अब इसका अर्थमेटिक मीन जो है वो यहां पर कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से बताइएगा कि हाउ विल यू बी कैलकुलेटिंग द सेम, तो किस तरह से आप ये कैलकुलेशंस करने वाले हैं। जल्दी से जल्दी आंसर आपको यहां पर पोस्ट करना है। यू हैव टू पोस्ट द आंसर ओवर हियर एट द अर्लीस्ट। अगर मुझे यहां पर कैलकुलेशंस करनी है तो मुझे वो कैलकुलेशंस किस तरह से करनी है, तो उस केस में आप इन दो वैल्यूज को आपस में क्या कर देंगे, वी विल बी मल्टीप्लाइंग दीज वैल्यूज। जैसे 1 × 5 कर देंगे, 2 × 10 कर देंगे, 3 × 6 कर देंगे, 4 × 8 कर देंगे एंड 5 × 3 हम यहां पर वैल्यूज को कर देंगे, राइट। तो उसके साथ आप इजिली यहां पर कैलकुलेट कर पाएंगे एंड फर्दर अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स हैव अ लुक एट 1 × 5 क्या होगा, 5 होगा। 2 × 10 कितना होगा, दैट विल बी 20 ओवर देयर। 3 × 6 कितना होगा, 18 होगा एंड 4 × 8 कितना होगा, 4 × 8 will be equal to 32 plus 5 × 3 that is equal to 15 over there। डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय में जितना फ्रीक्वेंसी का टोटल दैट इज 5 + 10 + 6 + 8 + 3 दैट इज 5 + 10 15 15 + 6 21 21 8 29 एंड 29 + 3 दैट इज इक्वल टू 32, दैट इज इक्वल टू 32। तो इनको सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर ओवर देयर। तो जल्दी से आंसर करके बता दो। सिंपल कैलकुलेटर, ऐसे वाला जो कैलकुलेटर है मैं आपको बता देता हूं, ऐसे वाला कैलकुलेटर जो है वो यहां पर अलाउड है एग्जाम में, तो इसको साथ में जरूर लेके जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। तो आंसर करेगा 5 + 20 दैट इज इक्वल टू 25 + 18 + 32 + 15 डिवाइड बाय 32 एंड द आंसर इज 2.815। आंसर इज 2.815। ये आपका मीन आ गया कौन सी वैल्यूज के लिए, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस वैल्यूज के लिए। दिस इज एक्चुअली फॉर द डिस्क्रीट कंटिन्यूअस वैल्यूज, राइट। तो ये आपका डिस्क्रीट कंटिन्यूअस वैल्यूज के लिए आपका आंसर है जो हमने यहां पर कैलकुलेट किया है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट इफ यू आर प्रोवाइडेड विद द कंटिन्यूअस वैल्यूज ऑल,
ठीक है, यानी कि आपको टोटल कंटिन्यूस वैल्यूज दी हो, आपको डिस्क्रीट वैल्यूज ना दी हो, तो उसके केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे? लाइक जहां पर आपको क्लासेस दी हुई है, लेट्स से केस इफ यू आर प्रोवाइडेड विद द क्लासेस डाटा ओवर देयर। अभी हम अर्थमेटिक मीन की ही बात कर रहे हैं। देखो इसी में आपको यहां पर पता होना चाहिए कि कैसे अलग अलग कैलकुलेशंस कर रहे हैं। अर्थमेटिक के केस में लेट्स से इफ यू आर प्रोवाइडेड विद द डाटा, आपको क्लास इंटरवल्स दिए गए, लेट्स से यू आर प्रोवाइडेड द क्लास इंटरवल्स, एंड दूसरी साइड पर आपको प्रोवाइड कर दी है फ्रीक्वेंसी, तो कैसे डील करेंगे डाटा के साथ? लेट्स हैव अ लुक एट इट। Let's have a look at it. So you are provided with the class intervals, that is, let's say 0 to 20, and for the 20 to 40, and for the 40 to 60, and for the 60 to 80. This all data is provided to you. This all data is provided to you. And further, you are provided the frequency like 5, 8, 10, and 7. You are provided with the data 5, 8, 10, and 7 over here. Now, for this case, how you are going to calculate the arithmetic mean? तो अर्थमेटिक मीन ऐसे केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत आसान चीज है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी ऐसा केस दिया जाएगा, यू विल बी कैलकुलेटिंग द क्लास मार्क। यू आर टू कैलकुलेट, यहां पर स्टेप्स देख लो। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? कैलकुलेट द क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या रहता है? आपके पास अपर जो वैल्यू है, अपर इंटरवल वैल्यू, अपर इंटरवल माइनस लोअर इंटरवल डिवाइड बाय 2, अपर इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो वो आपके पास अपर इंटरवल हो गया एंड माइनस लोअर इंटरवल हो गया, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। उसके साथ हम क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे। पहले के केस में क्या आएगा? 10 आएगा, दूसरे के केस में आएगा 30 आया, 10 आ गया, 30 आ गया, एंड फर्दर उसके बाद क्या क्या आंसर आने वाला है यहाँ पर? जल्दी से जल्दी बताएंगे। इसके केस में आ जाएगा 50, एंड फिर आ गया यहाँ पर 70, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर सेम केस जैसे हमने किया था, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। यानी कि पहले के केस में आ गया 500, दूसरे के केस में आ गया 8 3 जार 24 तो 240 आ गया, प्लस 500 अगेन, प्लस 7 to 7 दैट इज 490, डिवाइड बाय कितना आएगा? फ्रीक्वेंसी का टोटल, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टेबल टोटल, यानी कि 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 7। ठीक है, तो 5 प्लस 8 यानी कि हो गया ये हमारे पास 13, प्लस 10 23, 23 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 30। तो इनका यहाँ पर 30 बन गया, राइट। तो इस तरह से अगर इसको सॉल्व करना तो क्या आएगा? इट विल बी 1000 प्लस 240 प्लस 490 डिवाइड बाय 30। ठीक है, तो इस तरह से 57.66 के समथिंग यहाँ पर जो आंसर है वो यहाँ पर हमारे पास आ गया, जहां पर आपके पास कंटिन्यूस डाटा दिया गया है एंड क्लास इंटरवल्स आर गिवन। देयर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद देखोगे। एंड ये सारे कंसेप्ट हमने कल की वीडियो में कवर किए थे, तो अगर आपने वो नहीं कवर किए हैं तो एक बार वीडियो को देख लो। अभी के लिए फिलहाल के लिए वो वीडियो अवेलेबल है, लेकिन मैं डेफिनेटली उस वीडियो को बहुत ही जल्द वहां से रिमूव करने वाला हूं। सो आप अगर अभी देखना चाहते हो तो उसको अभी गो थ्रू कर सकते हो। दैट्स अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन अवर यूट्यूब चैनल, बिकॉज हमारी वीडियोस 24 आवर्स के लिए रहते हैं, उसके बाद उनको वहां से यूट्यूब से रिमूव कर देता है, एंड सिर्फ जो हमारे प्रो मेंबर्स हैं इन द यूट्यूब उनके लिए वो अवेलेबल रहती हैं। ओके, चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन रिलेटेड टू कि कैसे आप अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं, हाउ वी बेसिकली नीड टू कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ओवर देयर, राइट। कई बार क्या होता है, यू आर टू कैलकुलेट द कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। क्या कैलकुलेट करना होता है? वी आर टू कैलकुलेट द कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, यानी कि अर्थमेटिक मीन तो निकालना है, लेकिन कंबाइंड मीन निकालना होता है, लेकिन कंबाइंड मीन निकालना होता है। कंबाइंड मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट द कंबाइंड मीन ओवर देयर? लेट्स द केस आपके पास एवरेज मार्क्स दिए गए, 50 स्टूडेंट्स का एवरेज जो मार्क्स दिया गया है, लेट्स हैव अ लुक एट द सेम कि 50 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क डाटा आपको दिया गया है वो दिया गया है लेट्स से 70, एंड फर्दर दूसरे 50 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क का डाटा है वो आपको दिया गया है 80, राइट। तो एक आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज मार्क्स आपको दिए गए हैं 70 ओवर देयर, एंड दूसरे आपके पास पर्टिकुलरली 50 स्टूडेंट्स हैं, उनका आपको एवरेज मार्क दिया गया है 80 के अराउंड यहां पर दिया गया है, राइट। एंड फर्दर अगर हमें इन दोनों को ग्रुप करके 100 स्टूडेंट का एवरेज मार्क निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 100 स्टूडेंट का अगर एवरेज मार्क निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? दैट इज एक्चुअली इक्वल टू n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज n1 प्लस n2। कहने का मतलब है, अब आपके पास n1 क्या है? n1 है आपके पास ये वाला मार्क, n2 है आपके पास ये वाला मार्क, ठीक है, एंड फर्दर यहां पर x1 है ये वाला मार्क, एंड x2 है ये वाला मार्क, राइट। यानी कि 50 इंटू 70
प्लस 50 इंटू 80 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 50 प्लस 50, राइट। तो इस तरह से हम इजिली एवरेज को कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। क्लियर हुआ पॉइंट ये वाला। तो 5 7 आर 35, तो ये हो गया 3500 प्लस 5 8 आर 40, तो ये हो गया 4000 डिवाइड बाय हो गया 100, तो ये हो गया 7500 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 75 हमारे पास कंबाइंड एवरेज आ गया है सभी 100 स्टूडेंट्स को मिला करके। ओके, क्लियर हो गया पॉइंट वाला। काइंडली प्लीज डू लेट मी नो। एंड फर्दर अगर कोई आपके डाउट्स रहते हैं किसी भी तरह के क्वेश्चन को लेकर के, एबीएम को लेकर के, डू लेट अस नो इन द सीआईबी ग्रुप। आप उस पर पोस्ट कर सकते हैं। विल बी ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपके लिए उन डाउट्स को सॉल्व करें, इवन दो द टाइम कांस्टेंट इज देयर, बट स्टिल विल बी ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपको उसके सॉल्यूशंस जो हैं वो टाइमली प्रोवाइड किए जाए रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स ओनली। आई एम नॉट बेसिकली गोइंग टू कवर एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल पार्ट्स फॉर यू अदर देन माय ऑन बेसिक जो अभी हमारा मटेरियल उसको छोड़ करके। जो तो हमारे मटेरियल से रिलेटेड है डेफिनेटली उसको तो हम कवर करेंगे, लेकिन अगर कहीं और से पिक करो तो उसको हम कवर करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर टाइम हुआ तो डेफिनेटली वी विल कवर, अदरवाइज इट्स बेसिकली नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कवर ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर, राइट? बिकॉज our syllabus which we have covered in the form of our case studies and videos over there, that's comprehensive already, and we basically don't believe that you should be covering anything extra above that particular material, right? चलिए अभी आगे चलते हैं एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर ओवर हियर इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू कि हम यहां पर बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। अब इसके बाद देखो ज्योमेट्रिक मीन के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं, ज्योमेट्रिक मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बहुत ईजी है। अब लेट्स से द केस कि आपके पास डाटा दिया है, डिफरेंट टर्म्स दिए हैं 1 2 3 4 5, इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला सिंपल सा होता है x1 डॉट x2 डॉट नॉट प्लस x3 डॉट x4 डॉट x5 एंड अंडर रूट, एंड जो रूट होता है वो कितना होता है n, nth रूट, जितनी टर्म्स है इनका कैसे होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ज्योमेट्रिक जो मीन होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज हाउ वी डू कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन, ओके। लेकिन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आता है। इसका जो क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसा क्वेश्चन आता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल डाटा दिया गया है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल का मतलब क्या है? आपके पास x की वैल्यू है लेट्स से 1 2 3 4 5, और आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है लेट्स से 5 3 2 4 6, ओके। अब इसका अगर ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए दे दें किसका भाई ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर दो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेम, किस तरह से कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? आपको करना है x1 यानी कि 1, जितनी फ्रीक्वेंसी है उतना रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय डॉट का साइन आ जाएगा, यानी कि 2 रेज टू पावर 3 डॉट 3 रेज टू पावर 2 डॉट 4 रेज टू पावर 4 डॉट 5 रेज टू पावर 6, एंड अंडर रूट कितना आएगा? इसका रूट nth रूट कौन सा आएगा? nth रूट विल बी द सम टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, दैट इज 5 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 10 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20, यानी कि 20th रूट यहां पर आ जाएगा। अब इतनी कैलकुलेशन तो भैया कोई भी नहीं कर सकता यहां पर सिंपल, अदर देन द कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स। तो यहां पर कैलकुलेशंस नहीं मांगते, यहां पर सिर्फ आपको चीजें सॉल्व करनी आनी चाहिए, राइट? दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड टू हाउ वी कैन बी कैलकुलेटिंग द ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन के बाद फंडा आता है कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट करना भी आसान है, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। लेट्स हैव अ लुक एट इट, हाउ वी कैन बी कैलकुलेटिंग द हार्मोनिक मीन। देखो हार्मोनिक मीन जो होता है ना वो टोटली इनवर्स होता है टू द ज्योमेट्रिक, आपका नॉर्मल अरिथमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के टोटल ऑपोजिट होता है, एक तरह से रेसिप्रोकल है अर्थमेटिक मीन का। अब इसमें केस में क्या होता है, इसका फॉर्मूला n एंड फर्दर डिवाइडेड बाय क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस एंड 1 डिवाइडेड बाय x3 एंड सो ऑन प्लस एंड 1 डिवाइडेड बाय xn ओवर देयर। दिस इज हाउ यू डू कैलकुलेट। लेट्स से अगर आपको 1 2 3 4 5 का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? इट इज नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 5 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा 1 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 0.5 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा 0.33 हो जाएगा, एंड फर्दर 1 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा 0.25 हो जाएगा, एंड 1 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.2 ओवर देयर, ठीक है।
तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। फटाफट से कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ कितना होएगा। सो डिनोमिनेटर की टर्म बन रही है 1 प्लस 0.5 प्लस 0.33 प्लस 0.25 प्लस 0.20, that is 2.28. So 5 divided by 2.28 that comes out to be 2.19. तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 2.19 आ रहा है। नॉर्मल आपको डिस्क्रीट वैल्यू दी है, नॉर्मल डिस्क्रीट वैल्यू दी है, एंड उससे आपने कैलकुलेट कर लिया क्या? आपने हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लिया। बट व्हाट इफ you provided the discrete frequency data? What if I provided with the discrete frequency data? Now for the harmonic mean, if I provided the data something like this, that is 1 2 3 4, and for the frequency भी दी है आपको, that is 5 3 2 4, राइट? ये आपको दी है। तो उसके केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे? द फॉर्मूला वुड बी क्वाइट सिंपल। टर्म्स एंड नंबर की टर्म्स कितने आएगी? फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी मिल रही है? 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, तो 14 यानी कि n टर्म्स आ गई। डिवाइड में क्या जाएगा? आपके पास फ्रीक्वेंसी रहेगी। जैसे अदरवाइज हम क्या करते थे? अदरवाइज फॉर्मूला क्या था? ये वाला फॉर्मूला था। अदरवाइज देखो फॉर्मूला ये वाला था, मैं व्हाइट इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है। अब लेकिन जब आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी तो 1 की जगह पर क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 1 की जगह पर क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब फर्स्ट यहाँ पर डाटा की, यानी कि 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, तो हो जाएगा 5 डिवाइडेड 1। एंड फॉर द सेकंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3, 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 4। दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग, राइट? जहां पर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी आपको टेबल दिया गया है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा आपको दिया गया, और जहां पर डिस्क्रीट आपके पास कंटिन्यूअस डाटा दिया गया, वहां पर कैसे करेंगे? वो पर्टिकुलरली हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं कवर, ठीक है, तो हमें कवर करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम हार्मोनिक मीन जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इट क्लियर? अब थोड़े से बेसिक्स हैं। देखो, जहां पर तो आपके पास वैल्यूज के सेम यूनिट है, वेयर द वैल्यूज आर हैविंग सेम यूनिट्स, उनके जो यूनिट्स हैं वो अगर सेम है तो कौन सा मीन एप्लीकेबल होगा? इट विल बी द अर्थमेटिक मीन which will be applicable, right? And for the second case, अगर आपके पास वैल्यूज के डिफरेंट यूनिट है, अगर डिफरेंट यूनिट है, कौन सा मीन एप्लीकेबल रहेगा? अगर डिफरेंट यूनिट है, इन दैट सिनेरियो ज्योमेट्रिक मीन विल बी एप्लीकेबल। In that scenario, the geometric mean will be applicable, right? And for the अगर आपके पास वेरिएबल्स जो हैं, टू वेरिएबल्स विद डिफरेंट मेजर्स हैं, if you are having the variables with the different measures, तब हार्मोनिक मीन एप्लीकेबल रहता है। और एक सिंपल सा रिलेशनशिप है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन द हार्मोनिक मीन इज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन की जो वैल्यू होती है वो सबसे कम रहती है। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन द हार्मोनिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन ओवर देयर। इज इट क्लियर? ये पार्ट क्लियर होना चाहिए, राइट? उसके बाद एक रिलेशनशिप है दैट AM, दैट इज अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय द हार्मोनिक मीन is equal to the geometric mean square, इसी को रीराइट कर सकते हैं that we can say geometric mean is equal to under root of arithmetic mean multiplied by the harmonic mean over here. Is it clear? ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, इसी के बेस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। इसी के बेस पर लेट्स सॉल्व अ न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन द सेम, ओके। तो लेट्स से केस आपको यहां पर हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर अर्थमेटिक मीन दिया गया तो क्वेश्चन यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको अर्थमेटिक मीन दिया गया एंड इट इज गिवन टू बी 16, एंड फॉर द ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपको दिया गया है 8 के इक्वल। अर्थमेटिक मीन जो है वो 16 के आपको दिया गया 16, और ज्योमेट्रिक मीन दिया गया 8। तो आपको कैलकुलेट करना है क्या? यू आर टू कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन। हमने हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट करना है। हाउ विल बी कैलकुलेटिंग? जल्दी से जल्दी बताइएगा, हाउ यू आर टू कैलकुलेट द सेम? काइंडली फटाफट से आंसर करके बताइएगा। अभी तो रिलेशनशिप बताया, रिलेशनशिप वाज क्वाइट सिंपल, दैट इज अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर, राइट? अब अर्थमेटिक मीन कितना गिवन है? Arithmetic mean is given to be 16 multiplied by harmonic mean is equal to what? Geometric mean, that is equal to 8. So 8 8s are what? 8 square is equal to 64, right? So 16 that will be divisible over here. So it's actually equal to 4. So we can simply say harmonic mean comes out to be 4 in this scenario. Is that clear?
इज इट क्लियर? जल्दी से कंफर्म कर दो यार, आगे बढ़ते हैं. So kindly please do confirm at the earliest. जल्दी से confirm कर दीजिए if this particular point is clear to you or not, right? We are not going to stick over here for the lifetime. We have to cover the other things also, right? Next topic जो cover करना है वो बहुत important है. That's actually related to quartiles and median. That's actually related to the quartile and the median over there. Let's move on. Let's move on, right? And further, first of all, it's related to median. Now, what is median? If we are having a distribution and you just look at the middle point of the same distribution, that is said to be the median. That is said to be the median. Let's say case that you are having a distribution something like this. And if you just look at the middle point of the same, that middle point will be said to be what? Median, because that particular point is dividing the whole distribution in two parts. It is dividing the whole distribution in two parts. And what about quartile? What about quartile? Quartile is actually related to set of 3 points. It is a 1 point, median is 1 point, but quartile is actually related to set of 3 points, which will be dividing the whole distribution into 4 parts, like at 25%, at 50%, and at 75%. Now, when we are having 3 points, this was N1 only, but this is N1, N2, N3, right? So that is actually what? That is a quartile. So in case of quartile, we have to calculate 3 points, but in case of median, we have to calculate 1 point only. Is that clear? So median is what? Median is a position average. If we talk about the median, it's a position average. Median is what? It is a position average. How it is different from the arithmetic mean over there. Okay. Whereas the arithmetic mean is a calculation average. मीडियन इज व्हाट? मीडियन इज व्हाट? मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है पोजीशन एवरेज होता है. एंड जो आपके पास अर्थमेटिक मीन है वो कैलकुलेशन एवरेज होता है. दैट इज अ कैलकुलेशन एवरेज. राइट? क्लियर हो गया पॉइंट वाला? राइट? चलिए अभी आपको यहां पर इसका कंसेप्ट बताते हैं. देखो, अगर तो आपने ओड ऑब्जर्वेशंस के केस में, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो ओड है, odd numbered observations, if those are there, if there are odd number observations, right, तो उस केस में क्या करेंगे? उसके केस में तो अगर आपने मीडियन कैलकुलेट करना हो तो बहुत आसान है. इन दैट सिनेरियो द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इज क्वाइट इजियर. इट इज n+1 डिवाइड बाय 2. ये वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारा मीडियन बन जाएगी, क्योंकि ये पोजीशन का एवरेज है. ठीक है जी. जैसे मान लो अगर मेरे पास टर्म दिए हैं ओड नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2. यानी कि जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है, थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी? थर्ड ऑब्जर्वेशन, दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है दैट विल बी द मीडियन. एज सिंपल एज दैट. हो गया सिंपली कवर. ये जो पोजीशन है ये आपका क्या बन जाएगा? मीडियन बन जाएगा. ये ओड नंबर टर्म्स के केस में. व्हाट इफ यू आर हैविंग द इवन नंबर ऑफ टर्म्स? ये तो ओड के केस में हो गया. व्हाट इफ वी आर हैविंग द इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस? ओके, उसके केस में कैसे करेंगे? एनी थॉट रिलेटेड टू इट? आप क्या करोगे? n डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन को पिक करोगे. क्या करोगे? n डिवाइड बाय 2th जो ऑब्जर्वेशन है प्लस n+1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, दोनों को पिक कर लिया, डिवाइड बाय कर दोगे 2. डिवाइड बाय कर दोगे 2. दैट विल बी योर मीडियन. दैट विल बी योर मीडियन. लेट्स केस 1 2 3 4 5 6. ये क्या? इवन नंबर आ गया ना, 6 ऑब्जर्वेशंस. तो n डिवाइड बाय 2 यानी कि 6 डिवाइड बाय 2. ये इस पे कौन सी आ रही है? थर्ड ऑब्जर्वेशन. 6 डिवाइड बाय 2 पे कौन सी आ रही है? एक तो होगी 6 डिवाइड बाय 2 होगी, दूसरी कौन सी होगी? 6 + 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 7 डिवाइड बाय 2, यानी कि अगली ऑब्जर्वेशन लेंगे, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ. सो हम थर्ड ऑब्जर्वेशन पिक करेंगे, फोर्थ ऑब्जर्वेशन पिक करेंगे, इन दोनों को पिक कर लेंगे, इन दोनों को पिक कर लेंगे. यानी कि आपके पास हम पिक करेंगे थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी? 3 एंड दूसरी है 4, डिवाइड बाय कर देंगे 2. सो इट इज 3.5. यहां पर जो मीडियन हमने कैलकुलेट किया वो क्या रहेगा? दैट विल बी रिलेटेड टू आपके क्या पास क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा. अब आप बोलोगे ये तो टर्म सीधी पुट्ठी सीधी भी हो सकती हैं, फिर कैसे करेंगे? देखो, इसका पहला स्टेप भी होता है, ये होता है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जर्वेशंस,
तो जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। सबसे पहले क्या करो, आइदर यू आर टू प्लेस ऑल द पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, वैसे करके लिख लो। उसके बाद आप मीडियन कैलकुलेट करना शुरू करोगे या जो क्वार्टाइल है वो कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे। देखो वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस आल्सो एंड फॉर मी आल्सो। सो काइंडली प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो। ठीक है जी, तो इस तरह से हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से वी आर टू कैलकुलेट द मीडियंस ओवर देयर, राइट। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? काइंडली प्लीज डू लेट मी नो एट द लिस्ट। And what about if we are having the discrete, we are having the continuous values? What if we are having the continuous data over there, class data over there? Let's say case we are providing the data, like we are having the class interval, and on the other hand we are having the frequency associated with the same, and we have to calculate the median. And we are to calculate the median. How we are going to calculate the median in that scenario? Let's have a look at it. So let's take the case that we're giving the different classes like from 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and 50 to 60, and last 60 to 70. That is the data given to you. And let's say frequencies are given like 16 and for the let's say 18 and 20 and 32 and 14 over here. That is the data that is actually given to you related to frequency. And we are to calculate the median of the same. Now in that scenario, how you are going to calculate the median? Now in that scenario, how we are to calculate the median over there, right? So for that particular case, there is a simple formula. And what that formula is? The median formula is I1 plus I2 minus I1 further and divide by 2 minus CF and divide by F over here, right? This is the formula. And this is actually a very important formula that you must be memorizing. This is very important formula, right? This is even important when you'll be calculating the quartiles over there, right? So that's why it is carrying very high weightage, that you must be memorizing the same, right? And now what are the different values that we have to put into? For that particular purpose, we are to create a table for the same. We have to create a table for the same. Now, first of all, we will be writing the different classes. Let's say it's 20 to 30. Now 30 to 40 and 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70. We have written the different classes, class intervals. Now after that, you have to write the class mark, or we can simply be writing what? We can simply be writing the frequency for the same. So this is the class interval we have written, and now we will be writing the frequency over there. Frequency for that is already given 16, 18, 20, 32 and 14. That is the frequency. And on the third point, you have to write the class mark. I already told you what is the class mark. Upper interval minus lower interval divided by 2. So 30 minus 20, that is equal to 10 divided by 2, that is equal to what? Or 30 plus 20, that is a class how to calculate the class mark. 30 plus 20, that is equal to 50. 50 divided by 2, that is equal to 25. So class mark will be equal to what? It will be equal to 25 in this scenario. In the next one, it is 35, then 45, then 55, then 65. So we calculate the class mark also. Now after that, you have to write the less than frequency. You have to write the less than frequency. Less than frequency is what? That will be writing the first frequency in the first scenario and you will be getting or adding on the other one. Okay. So first will be, पहला क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा. Second क्या हो जाएगा? 16 plus 18. Like it will be varying something like this. 16 plus 18, that is equal to 34. After that, 34 plus 20, that is equal to 54. 54 plus 32, that is equal to 86. And 86 plus 14, that is equal to 100 over here. That is a cumulative frequency we got, right? That is 100 over there. Is that clear? So it is less than cumulative frequency that we have calculated in the fourth column over there. Now, we are to basically mark the model class. We are to mark the model class over here. We are to mark the model class over here. And how we are going to mark the model class over here? How we are going to mark the model class over here? So for that particular purpose, we'll be calculating n divided by 2 because it's a median. So we'll be calculating n divided by 2, where n is a total frequency. Total frequency is equal to 100. 16 plus 18 plus 20 plus 32 plus 14, that is equal to 100, right? So 100 divided by 2 is equal to 50. 100 divided by 2 is equal to 50. Now where the less than frequency is just above the 50 over there, that will be the model class. In that scenario, 54 is just above the 50. So that is going to be the model class.
right? So this class is going to be the model class over here. That is 40, 50 class interval is going to be model class. Now just put in the value in this particular scenario. So the values that will be going to put in, that will be equivalent to what? So I1 would be the lower class interval, that is equal to 40, plus I2 minus I1, that is 50 is a upper class interval, 50 minus 40, and further n is 100 divided by 2, and CF would be related to cumulative frequency of the above class, that is 34. That is 34, cumulative frequency 34, and further divide by f is the frequency of the model class. Now the model class is 40 50 class interval, and frequency is 20, so it is 20 over there. Now when you'll be solving this particular thing, you'll be getting the median for the continuous values, so it is quite easy to solve. So it's actually equal to 10 multiplied by 16, 10 multiplied by 16 divide by 20 plus 40, that is equal to 48. That is equal to 48. So this is how you can be calculating the median values, right? And what if you are provided with the inclusive data? What if you are provided inclusive data? Inclusive data is something like what? In the case of inclusive data, the class intervals won't be like 20 30. It will be just like you're given a 20 to 30 for the 30 to something like that. All right, in that manner, that will be the continuous stable data. That will be the continuous stable data over there, like 31 to, not 32. Now in that scenario, inclusive data will be 31 to 50, and then 51 to something else, right? That's basically the continuous inclusive data. Now when, if you have provided the inclusive data, you have to basically convert into exclusive form, like we have discussed in the previous video, last lecture over there, and after that you'll be applying the same formulas, right? And what if in the case of this particular median, you have provided the discrete values, discrete frequency data is given. Let's say case the data, I'm talking about another question, that is you have provided the data and frequency over here, and you are provided with the data like 1 2 3 4 5, and you are provided with the frequency 5 10 8 5 6, right? That is the frequency that is given to you, and we are to solve, and particularly we are to solve the things over here. Then in that scenario, how you'll be solving, let's have a look at it. Now I'll be writing x and f. X is 1 2 3 4 5, frequency is 5 10 8 5 6, and cumulative frequency less than that will be equivalent to what? 5 5 plus 10 15, 15 plus 8 23, 23 plus 5 28, 28 plus 6, that is equal to 34. You'll be writing as such. That is it. Now you'll be calculating n divided by 2. Now total n is actually 34 divided by 2, that is equal to 17. Now where the frequency is just more than 17, that model over here, that's actually the 3, that will be the median. Now over here, the median would be equal to what? The median would be equal to 3. Median would be equal to 3 over there. That is the median term that we have calculated. Is that clear? Is that particular point clear over here? In that scenario, you need not to calculate the further formula if the discrete values are given. But if the continuous frequency table is given, in that scenario, you have to use this particular formula. And how to use that particular formula, I've already conveyed the idea to you. Right? Is that thing right and clear to you? Kindly please do let me know. And as I've told you, I'm just giving you an idea related to quartiles, because I'm not going to solve the quartiles question for you. I just gave an idea in the very, आपको फ्रंट में ही मैंने बता दिया था कि क्वार्टल के केस में आपको 3 पॉइंट ढूंढने होते हैं जो आपके डाटा को 3 पॉइंट्स में कवर करें। एक 25% पे यानी कि n डिवाइड बाय 4, दूसरा होता है 50% पे यानी कि n डिवाइड बाय 2, तीसरा होता है आपके पास 75% के यानी कि 3/4n, राइट? दैट इज 75%. So we have to calculate these all values over here. We have to calculate these all values over here. That is actually related to what? That is a quartile. That is a quartile over here, right? Is this clear? तो जब हमने यहां पर कैलकुलेट करना होता है, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, दैट इज I1 प्लस I2 माइनस I1, एंड फॉर द फर्स्ट पर्टिकुलर क्वार्टाइल, अगर हमें सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे? दैट विल बी n डिवाइड बाय 4, नॉट n डिवाइड बाय 2, right? And for the CF and further divide by F over there. This is how we will be solving. Right? That is for the N1. For N2 it will be what? N2 it will be I1 plus I2 minus I1, and further n divided by 2 minus CF and divide by F over there, right? And N3 के लिए क्या होगा? N3 के लिए I1
प्लस I2 माइनस I1 एंड फॉर द, क्योंकि 75% पर है तो 3n डिवाइड बाय 4 minus CF divided by F, right? So that will be the formula that will be used over here for the different quartiles over here. So I hope कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. आई होप कि आपको यहाँ पर मीडियन के ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, राइट? चलिए अभी चलते हैं टुवर्ड द कैलकुलेशन ऑफ द मोड. हाउ वी कैन बी कैलकुलेटिंग द मोड. सेंट्रल टेंडेंसी में जो तीसरी चीज हम कैलकुलेट करने वाले हैं दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू मोड, कि मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट? तो मोड जो होता है पर्टिकुलरली वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है इन द गिवन नंबर सेट ओवर देयर, उसी को हम मोड कहते हैं. उसी को हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी मोड इन दैट सिनेरियो. लेट्स सपोज कोई नंबर है, आपका वो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, राइट? इट्स बेसिकली सेट ऑफ नंबर दैट अकर्स मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन एनी अदर नंबर इन द सेट ओवर देयर, उसी को हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी मोड ओवर देयर. लेट्स से अगर हमारे पास है 1 1 2 3 4, what will be the mode? Now 1 is repeating more than one times and it is a one of the numbers which is repeating more than one times in the particular range over there, right? तो ये particular क्या होगा, it will be the mode of it. It will be the mode of it. And what if we talk about the mode of the grouped data? Grouped data का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको frequency दी होती है ना, that is particularly said to be the grouped data. That is said to be the grouped data over there. अगर मुझे ग्रुप डाटा गिवन है तो मोड का फॉर्मूला कुछ एक मिलता जुलता है आपके मीडियन के फॉर्मूला से, कुछ एक, ज्यादा नहीं. दैट इज I1 प्लस I2 माइनस I1, बस इतना ही मिलता है, बस इतना ही मिल रहा है, I2 माइनस I1 तक मिल रहा है, राइट? उसके बाद क्या है, उसके बाद बन जाएगा F1 माइनस F0 एंड फर्दर हो जाएगा डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2. ये फॉर्मूला होता है. अब आप कहोगे भाई ये तो कहीं पे नहीं मिलता, देखो इतना तो मिलता था ना, इतना तो मिल ही रहा था ना, इतना वाला तो एटलीस्ट उतना तो क्रैम नहीं करना पड़ेगा, उतना तो याद हो गया. उसके बाद क्या है, F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2. इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया. अब इसको यूज कैसे करना है, लेट्स हैव अ लुक एट इट. किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं वो भी यहां पर पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है. वो भी यहां पर पता करना काफी ज्यादा जरूरी है कि अगर हमने मोड को कैलकुलेट करने का सोच ही लिया तो मोड को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मोड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको भी सोचना काफी ज्यादा जरूरी है. अब लेट्स से केस आपको डाटा दिया गया, लेट्स जस्ट कंसीडर द केस दैट वी आर प्रोवाइडेड विद द डाटा ओवर हियर. लेट्स से आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल डाटा दिया गया, वी आर प्रोवाइडेड विद द क्लास इंटरवल डाटा ओवर हियर. एंड ये क्लास इंटरवल का डाटा जो है वो आपके पास है इंक्लूसिव, आपके पास क्लास डाटा, इंक्लूसिव क्लास डाटा दैट इज गिवन टू यू 5 to 9, 10 to 14 and further 15 to 19 and 20 to 14 and let's say from 25 to, sorry, 20 to 24, not 20, 25 to 29. this is the data. and for the let's say आपको जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, जो फ्रीक्वेंसी दी गई है that is 16, 18, 20, 32 and 14, right? ये फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है एंड यू आर टू कैलकुलेट द मोड ऑफ द सेम. आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको यहाँ पर जो मोड है उसको कैलकुलेट करना है. तो कैसे मोड को कैलकुलेट करेंगे, हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द मोड ओवर हियर, हाउ वी आर टू कैलकुलेट द मोड ओवर हियर. देखो यहां पर भी आपको क्या करना है, आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लेना है. आपको यहां पर क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी है वो यहां पर देखना है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो कौन सी है, यहां पर कौन सी फ्रीक्वेंसी आपकी हाईएस्ट है. अगर यहां पर फ्रीक्वेंसी देखें सारी की सारी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 32 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. 32 आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है एंड फर्दर यहीं से आपके पास वैल्यूज बन जाएंगी. अब यहां पर ये बन जाएगा आपके पास F1, इससे पिछली वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो बन जाएगी आपके पास F0 एंड इससे आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो बन जाएगी आपके पास F2, राइट? तो आपके पास F1 हो गया 32, F0 हो गया आपके पास 20 एंड F2 हो गया आपके पास 14. इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर होगी. एंड I2 I1 ये वाले हो गए, ये आपके पास I1 I2 हो गए, राइट? तो इस तरह से आप वैल्यू को फिल करेंगे इस फॉर्मूला में एंड इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब I1 कितना हुआ, I1 भी इक्वल टू 20 प्लस I2 कितना है 24, 24 माइनस 20 एंड फॉर द F1 कितना है, F1 इज 32 माइनस F0 कितना है 20 है, सॉल्व कर लिया. 2F1 कितना हो गया 64 हो गया एंड माइनस F0 कितना हो गया 20 हो गया एंड माइनस F2 कितना हो गया 14 हो गया.
तो इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली एंड आंसर हमारे पास आ जाएगा। दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द मोड ऑफ द कंटिन्यूस डाटा। वो कंटिन्यूस डाटा का मोड जो है वो हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया है। अच्छा, एक ना रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं एंड उसके साथ क्लास को खत्म करते हैं। यहां पर रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन मोड, मीन एंड मीडियन। मोड के बीच में, मीन के बीच में एंड फर्दर मीडियन के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है उसको फाइंड आउट करना जरूरी है। ठीक है जी, उसको फाइंड आउट करना जरूरी है। मोड, मीन एंड मीडियन क्या होता है? देखो, मोड इज बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोड, मीन एंड मीडियन। इज इट क्लियर? ये रिलेशनशिप यहां पर आपको माइंड में सेट कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये क्लियर होगी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम यू, दैट यू मस्ट बी लाइकिंग द वीडियो एट द लिस्ट एंड साथ के साथ वीडियो को शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी यहां पर तैयारी कर रहे हैं फॉर द सीआईबी एग्जाम 2024 एंड 2025, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। डेफिनेटली हम आपके लिए कंटेंट फ्ली लेकर के आ रहे हैं, लेकिन वी स्टिल वांट कि आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि हमें भी कुछ बेनिफिट मिल पाए। सो काइंडली डू द नीडफुल। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको व्हाट्सएप शेयर पर अपने शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर सकते हैं। इट विल बी हेल्पिंग अस अ लॉट। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं कल अगली वीडियोस में।